हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट इन IIT BHU और मेरा जेईई मेंस में 100% आया था। तो ये है रैंक बूस्टर सीरीज और इसका मेन फीचर ये है कि मैं इसमें पहले थ्योरी कराऊंगा, देन उसके PYQ कराऊंगा, देन फिर थ्योरी, देन PYQ। इस तरह से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है और मैंने इसमें NCERT के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तुमको इसके बाद NCERT का नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सारे कवर कर दिए हैं। और हाँ, इसमें मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से अभी तक एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए। मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है। तो ये रैंक बूस्टर सीरीज तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है अगर तुम इसे पूरा अच्छे से देख लेते हो। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड और या फिर जब सॉलिड को हम मिक्स करते हैं इन द सॉल्वेंट, तब जो वेपर प्रेशर होता है उसके रिलेटेड हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 2 पढ़ा था ना, पार्ट 2 में हमने जो क्या पढ़ लिया था, हमने जो गैसेस फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड पढ़ लिया था। मतलब हमने हेनरी लॉ का यूज करके ये पता कर लिया था कि कितनी गैस डिजोल्व होगी किसी भी लिक्विड में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पता करेंगे कि सॉलिड या फिर लिक्विड जब डिजोल्व करते हैं लिक्विड में, तब उनका कितना सॉल्युबिलिटी होता है। ठीक है, हमने गैसेस की सॉल्युबिलिटी पता कर ली थी, अब हम पता करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ मोलर मासेस दिए हुए हैं जो मोस्टली मतलब कई क्वेश्चन में यूज होते हैं। ठीक है, तुमको वाटर मतलब ये ऐसा होना चाहिए तुमको लिखना ना पड़े बार बार। ठीक है, वाटर का 18, मतलब निकाल भी सकते हो तो सिंपल है। CO2 का 44, ग्लूकोज का 180, मतलब ये ज्यादा अच्छे, ज्यादा ग्लूकोज का होता है 180। ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट मैंने लिख दिया सही। तो जनरली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हम ये डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि देखो, या तो ऐसा होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे, और या तो फिर क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा, जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ऑलवेज वॉलेटाइल होगा। ठीक है, सॉल्यूट क्या हो सकता है, वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं या फिर हमारे NCERT में जो डिस्कस्ड है या फिर बोलेंगे जो जेईई में से पूछा जाता है। तो अब बात करें होता क्या है, तो देखो जब भी हम, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्वेंट हो तो यहाँ पे क्या होगा, इसके थोड़ी तो तुमने जैसे मतलब भर के छोड़ा, इसको ऊपर से बंद कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएंगे सॉल्वेंट के वेपर। ठीक है, ये किसके आ गए, सॉल्वेंट के वेपर आ गए। ठीक है, तो ये वेपर आ गया। अब ये वेपर होगा तो वेपर जैसे क्या होगा, ये कंटेनर जो वॉल के कंटेनर है उस पर क्या कराएगा, प्रेशर लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा। अब टकराएंगे ना, क्योंकि ये कोलाइड करेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो फोर्स अपॉन एरिया नहीं, प्रेशर लगेगा। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर हम ना किसी एक गैस के लिए डिफाइन करते हैं। अगर मल्टीपल गैस होती है तो हम पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इतना इक्विलिब्रियम होता है, ये भी ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जब ये गैस इवॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, इक्विलिब्रियम आ चुका होगा मतलब क्या कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, मतलब क्या कि जितने तुम्हारे यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो जितने यहाँ से सॉल्यूशन में जा रहे होंगे उतने ही सॉल्यूशन से इसमें आ रहे होंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गैसियस फेज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लिक्विड फेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, उनमें चेंज नहीं हो रहा होगा, नहीं वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तब जो वहां पे जो वेपर की वजह से जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये इक्विलिब्रियम वर्ड ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम होता है तब हम प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये बात तुमसे मतलब घुमा के पूछ सकता है जेईई मेंस में। ठीक है, अब बात करें वेपर प्रेशर हम डिनोट कैसे करते हैं, तो वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाई P0। ठीक है, ऊपर नॉट जीरो लगा देते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, तो हो जाता है तुम्हारा डिनोटेड बाई P0। ये तुम्हारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो अब देखो, अगर हम जब करेंगे उसमें सॉल्यूट मिक्स तब क्या होगा, तो देखो जैसे ही तुमने किया सॉल्यूट मिक्स, लेट सपोज तुम्हारा ये व्हाइट वाला है क्या है, सॉल्वेंट है, और तुम्हारा यहाँ पे व्हाइट वाले जितने भी वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या मैं बोले मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स होंगे, जो भी गैस होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पिंक वाले क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, या फिर बोले उनके मॉलिक्यूल्स हैं, या बोल दे एटम है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होंगे, ऊपर भी क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, गैस फेज में। ये कौन सी फेज है, ये तुम्हारी गैस फेज है। यहाँ नीचे क्या है, लिक्विड फेज है। ठीक है, यहाँ नीचे क्या है, लिक्विड फेज है, जहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ भी तुम्हारा क्या क्या है, यहाँ तुम्हारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो अब देखो क्या होगा ना, जो तुम्हारी ये पार्टिकल्स है, ठीक है, तो जैसे तुम सॉल्यूट ऐड करोगे तो यहाँ क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ पार्ट सरफेस का कवर करेगा, और कुछ पार्ट सरफेस का कवर करेगा ना, अगर हम ऐड कर रहे हैं सॉलिड। ठीक है, अगर हम ऐसा सॉलिड ऐड कर रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो सॉलिड है,
तो जब हम सॉलिड को ऐड करेंगे, लिक्विड इन लिक्विड नहीं, अभी हम बात करेंगे अगर सॉलिड को ऐड करें, तो सॉलिड को ऐड करोगे ये पार्टिकल क्या करेंगे, सरफेस को कवर कर लेंगे। अभी सरफेस को कवर कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कम पार्टिकल्स निकल पाएंगे। तो यानी क्या होता है ना, जो तुम्हारे सॉल्वेंट है उसकी तुम्हारी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उसका प्रेशर घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी सॉल्वेंट में जब हम कोई सॉलिड सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। So as the solute particles will cover the surface, hence less number of solvent particles will escape, hence vapor pressure क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बस सिंपल बात यही समझनी थी, जब सॉलिड पार्टिकल्स को हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बट एक चीज और ध्यान रखनी है कि वो क्या होना चाहिए, जो तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, तभी ऐसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। यानी कि हम सॉलिड ऐड करते हैं लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड सॉलिड में जब हम सॉलिड ऐड करेंगे तो उसकी इस वाले लिक्विड की क्या हो जाएगी, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा सॉलिड सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे जब इसका जो सॉलिबिलिटी देखते हैं यहाँ भी देखेंगे मोल फ्रैक्शन से, तो यहाँ जो मोल फ्रैक्शन उनका सिंबल लेते हैं हम x1 x2। ध्यान रखना, मैं x1 जो लूंगा वो तुम्हारा किसका होगा, सॉल्वेंट का, x2 किसका होगा, सॉल्यूट का। सिमिलरली अगर यहाँ ऊपर वाला पार्ट में देखो जो गैसेस पे है, तो वहां भी गैसेस तुम्हारे सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट को दिखाएंगे किससे, y2 से, सॉल्वेंट को दिखाएंगे y1 से, ठीक है। तो y1 y2 किस लिए यूज करेंगे हम, फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैस, ठीक है। x1 x2 हम किस लिए यूज करेंगे, फॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे ध्यान रखना, ठीक है। और देखो एक चीज और, ये अभी तुमको बता चुका हूँ कि पी नॉट ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अगर हम लिखेंगे P1 नॉट, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, जो तुम्हारा फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि 1 तुम्हारा क्या है, मैं सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्वेंट का तुम्हारा इसका क्या है, ये प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, ठीक है, प्योर का सॉल्वेंट। मान लो P2 तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा सॉल्यूट है, ठीक है, तो उसका मान लो जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको बोल देंगे P2 नॉट, ठीक है। ये कब, जब वो प्योर होंगे, अभी कुछ भी मिक्स नहीं किया। अगर सिर्फ पी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, जब P1 लिखा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो जनरली जो जो सिंपल हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो भी रिप्रेजेंटेशन मैं यूज करने वाला हूँ, मैं तुमको पहले बता देता हूँ। तो दो पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर बताना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P2 से, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P1 से। P1 लिखे मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट है मतलब P1 होगा, प्योर है मतलब क्या, P1 नॉट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमको बताना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करेंगे, यानी x तो होगा, तो हमारा सिंबल हो गया मोल फ्रैक्शन का। सॉल्यूट है, सॉल्यूट के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, 2, ठीक है। 2 फॉर द सॉल्यूट, 1 फॉर द सॉल्वेंट। ये जनरल हम जितने भी क्वेश्चन में मैं करूंगा तो यहाँ पे 2 लिखा दिख जाए फॉर इन द सबस्क्रिप्ट, समझ लेना किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की। 1 की बात हो रही है, नहीं सॉल्वेंट की बात हो रही है, ठीक। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की बात करेंगे तो x होगा तुम्हारा सिंबल मोल फ्रैक्शन का, सॉल्वेंट है तो x1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द वेपर फेज, जब हम वेपर फेज की बात करेंगे तो x नहीं करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे y से। और किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की, यानी y2 होगा, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो y होगा, और कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है इन गैस फेज, ठीक है। ये क्या है, इन गैस फेज में। ये तुम्हारे कहाँ है, इन लिक्विड फेज में। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो हम जनरली अभी क्वेश्चन में मतलब हर जगह पे यूज करने वाले हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है कि नोट वी कैन अप्लाई द रॉड्स लॉ फॉर द सोल्यूशन। हम सोल्यूशन के लिए क्या अप्लाई करते हैं, मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं रॉड्स लॉ। अभी पढ़ेंगे क्या होता है रॉड्स लॉ, ठीक है, बट लिख दिया पहले ही मैंने। और जब हम बात करते हैं वेपर फेज की, तो वेपर फेज में हम जो अप्लाई करते हैं वो लॉ रोड्स लॉ नहीं होता। रोड्स लॉ को कभी भी वेपर फेज में नहीं लगाना है, वो किस में लगता है, लिक्विड फेज में, अभी बोलेंगे सोल्यूशन में। उस वहां पे वेपर फेज में क्या लगता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अभी हम दोनों ये लॉ पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में क्या लगाना है, रॉड्स लॉ लगाना है, वेपर फेज में क्या लगाना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना है। और हाँ एक चीज और रहेगी कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ये होता है ना कि जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गई, दो गैसेस है, तुम्हारी सॉल्यूट है तो उसकी भी गैस है, जो तुम्हारा सॉल्वेंट है उसका भी वेपर फेज है, ठीक है। तुम्हारा सॉल्यूट का भी वेपर फेज है, सॉल्वेंट का भी वेपर फेज है। तो अब यहाँ पे दो हो गए, तो हम सिर्फ वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। अगर हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं इसका मतलब हम क्या करें, टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर हमको सिंगल एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बताना है, जैसे हमारा तुम्हारा जो 1 वाला है, ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर बताना है, तो हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर जो भी कंपाउंड
होगा उसका नाम ले लेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द बेंजीन, ठीक है। और तुम्हारा जो दूसरा होगा वो भी उसका भी क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। जो भी तुम्हारा सॉल्यूट होगा, लेट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ नैप्थलीन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में दिया होगा। तो पार्शियल प्रेशर तब यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा गैसेस प्रेजेंट होती है, तो एक गैस का प्रेशर दिखाने के लिए हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, और टोटल का प्रेशर दिखाने के लिए हम टोटल प्रेशर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रॉल्स लॉ, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे जब दोनों ही कंपोनेंट क्या होंगे, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, मतलब क्या, तुमने लिक्विड में लिक्विड ऐड किया है, तुमने लिक्विड में लिक्विड ऐड किया है, और दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है। तो तब क्या होगा ना, सेम वही चीज जो हम वहां पे करते हैं, वहां हम क्या करते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। मतलब ये है कि तुम्हारा यहाँ पे लिक्विड है, वहां पे क्या करते थे, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे मान लो इसकी क्या है, गैस है। तो इस गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी इस लिक्विड में, डिपेंड करेगा कि उस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसमें, ठीक है, इस सोल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे तुम्हारा कितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर कितना, सेम चीज, यानी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure। तो सिमिलरली द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूशन में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, कितना मोल फ्रैक्शन है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लिक्विड ले रहे हैं, तो यानी यहाँ पे वो लिक्विड कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है। तो लेट सपोज तुम्हारा पहला तो लाइन वही होगा कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, ठीक है। तो P1 मतलब क्या है, P1 है, वन मतलब कि सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो या फिर बोलेगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये आएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना वो KH नहीं होता है। अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो हम पहले पार्ट 2 में कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट केवल बदल जाता है, बाकी सब सेम है, हेनरी लॉ वाला ही सेम है, बस केवल कांस्टेंट बदलेगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, P1 नॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो वो जो कंपोनेंट है उसका प्योर फॉर्म का जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर होगा, या फिर बोले कि वेपर प्रेशर होगा, वो होता है P1 नॉट। यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट क्या बन जाता है, P1 नॉट, ठीक है। अब बात करेंगे सॉल्यूट की, अगर बात करें फॉर द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के लिए P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, यानी कितना सॉल्यूट होगा इन द सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर बोले कितना सॉल्यूट होगा इन द सोल्यूशन, वो डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर उसका कितना है अबव द सोल्यूशन, ठीक है। जितना पार्शियल प्रेशर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितना इस तुम्हारा सॉल्यूशन में क्या है, वो तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, यानी फिर से वही प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि जिसकी हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, या फिर बोलने की जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा जब वो प्योर रहा होगा, मतलब हमने कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी नहीं ऐड किया होगा, जब वो सिंगल होगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा सॉल्यूट है तो उसमें सिर्फ X2 ही होगा, इसमें सिर्फ X2 ही होगा, तब वहां पे इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी जब एक सिंगल कंपोनेंट होगा तब जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको क्या बोलते हैं, प्योर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो P1 नॉट तुमको पहले बता चुका हूँ, वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, कब, जब वो प्योर फॉर्म में होता है। तो वहां भी क्या हो जाएगा, P2 नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 नॉट हो जाएगा, 2 लिख लो, ठीक है। तो अब देखो P1 तुम्हारा आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, P2 आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। अब तो हमारा जो तुम्हारा चैप्टर है बेस्ड है बाइनरी सॉल्यूशंस पे, ठीक है, यानी दो ही तुम्हारे कंपोनेंट हो गए, लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है, दो लिक्विड है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, दोनों पार्शियल प्रेशर ऐड करोगे, ठीक है, वहां पे जो गैस होगा ऊपर, जो ऊपर गैस होगा वहां पे क्या होगा, P1 होगा और P2 होगा, दो गैसेस हैं। तो इन टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2, दोनों का ऐड कर दो, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। P1 क्या होता है, P1 नॉट X1, ध्यान रखना P1 है तो P1 नॉट होगा, मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर तुमको पता करना है उसी का प्योर वाला पार्शियल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन, ठीक है। P2 P2 नॉट X2, जिसका पार्शियल प्रेशर हमको पता करना है उसका प्योर का पार्शियल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम मोस्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन में यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो तुमको सिंपल सा फॉर्मूला कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट X1 P2 नॉट X2, सिंपल फॉर्मूला है। फिर अगर बात करें तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन क्या होता है, X1 प्लस X2 का 1 हो गया, तुमको पता ही है। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है, नहीं X1 प्लस X2 की वैल्यू 1 होगी, ये इस इक्वेशन का भी हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर अगर मान लो लेट सपोज अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ X2 गिवन है, ठीक है, X1 नहीं गिवन है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हारे अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तुमको दिखा दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन ऐसा है कि तुमको X1 का वैल्यू दिया हुआ है,
x1 का वैल्यू दिया तो तुम x2 निकाल सकते हो 1 माइनस x1 से। तब तुम क्वेश्चन को ऐसे करना कि x1 ऐसे निकाल लेना, x2 निकाल लेना, इस फॉर्मूले का फट से यूज करना, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले को याद करने में हम गलती कर सकते हैं कि पता लगा P1 नॉट इधर कर दिया, P1 P2 नॉट P2 मतलब कुछ भी, अगर हमने तुमने इधर उधर कुछ भी कर दिया ना, इधर उधर प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए मैं कभी इस फॉर्मूले को यूज नहीं करता था फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग। इस फॉर्मूले को तुमको कब यूज करना पड़ेगा, कंपल्सरी होगा तुमको यूज करने के लिए, जब तुम्हारा तुमको पी टोटल दिया होगा क्वेश्चन में, P1 नॉट दिया होगा, P2 नॉट दिया होगा, और बोलेगा कि बता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा या सॉल्वेंट कितना होगा। तब तुमको क्या पता है, तुमको ना ही x1 पता है ना ही x2 पता है, तब तुमको करना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तब तुमको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर रटोगे तो तुम गलती कर सकते हो, फिर बता रहा हूँ मैं, गलती करोगे अगर तुम रटा भूल जाओगे, हल्का भी भूल या नहीं, तुम आंसर कर दोगे गलत। इसलिए रटना नहीं है, तुमको पता है पी टोटल इक्वल टू P1 x1 एंड P2 नॉट x2, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, तो x1 हमने माना है कि वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो जिसका तुमको निकालना है उसको रखना, दूसरे वाले को 1 माइनस से करके रिप्लेस करता है। लेट सपोज हमको निकालना था x2, हमको यहाँ पे लाना था, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारा x1 है ना, उसको हटा दो। तो x1 कैसे हटा सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 की जगह पे मैंने पुट किया 1 माइनस x2, देन P2 x2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, P1 नॉट आ गया, फिर बाहर करोगे तो क्या आएगा, P1 नॉट आ गया, ठीक है, माइनस P1 नॉट x2 आ गया, प्लस P2 नॉट x2 आ गया। अब x2 क्या कर सकते हो, यहाँ कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, माइनस का P1 नॉट प्लस P2, तो ऐसे लिख सकते हैं P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1 इंटू x2, ठीक है। तो इस तरह से तुम रीअरेंज कर सकते हो इसको, तुम तुरंत मतलब कितना टाइम लगेगा तुमको यहाँ पे वैल्यू डालने में, ठीक है। तो तुम क्या करना कि कभी भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करना, मगर फिर भी तुमको याद करना हो तो याद कर सकते हो, ठीक है। मैं कभी याद नहीं करता क्योंकि इतने ऑलरेडी फॉर्मूला होते हैं कि सब इतना याद रख पाना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम तुरंत बेसिक से जाना, यहाँ से ये तुमको एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ये दोनों क्या है, ब्रह्म है, इन्हीं दोनों से हमारा काम चल जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब बात करें, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा जेईई मेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस में आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या दिया रहा होगा कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा, मान लो बोलेगा इससे बता तुम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो पहली बार हमको ये पता चल रही कि अगर पी टोटल है, ठीक है, तो हम पी टोटल को मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि हम जो चल प्रेशर टोटल है उसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, द पीटी कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, यानी वन कंपोनेंट का यूज करके हम उसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन तुम्हारा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात तुमको दिख रहा है, उसमें कुछ इतना खास नहीं, बस तुमको जानना है। तो तुम पढ़ा हुआ होगा तुम्हारा तो तुम पढ़ते तुमको याद आ जाएगा, अगर तुम्हारा पढ़ा नहीं होगा तुम कंफ्यूज होगा, गलत होकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा तुम्हारा क्या, देखो तुम ध्यान से देखो, अगर P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, तो देखो तुम्हारा PT क्या है, ये वेरिएबल है, PT वेरी करेगा x2 के साथ में, ठीक है। x2 क्या है, ये वेरिएबल, दो वेरिएबल है। और P1 नॉट P2 नॉट एंड P1 नॉट, ये भी क्या है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या होते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं ड्रॉ करूँ अगर y एक्सिस पे और इसको मैं करूँ x एक्सिस पे, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, मैं इसको मान लेता हूँ क्या है, ये c है, ठीक है, प्लस इसको, ये तुम्हारा x के टर्म, x के पास क्या लिखा होता है, m, ठीक है। तो यानी अगर ये तुम्हारी इक्वेशन किसी आ गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, यहाँ पे स्लोप क्या है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, इंटरसेप्ट क्या होगा, P1 नॉट, ठीक है। अभी तो इसको ग्राफ हम आगे फिर से देखेंगे, बट यहाँ पे तुमको बस बताना था कि जो PT होता है वो वैरी करता है लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पी टोटल वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के साथ में वो क्या करता है, पी टोटल लीनियर वेरी करता है, ये बात तुमको बस कंक्लूजन निकालना था, ठीक है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे ही चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से तीन करेक्ट होंगे, एक कोई गलत दे देगा, ठीक है। और आखिरी बात है कि डिपेंडिंग अपॉन द P1 नॉट एंड P2 नॉट, PT विल इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन। मतलब ये कि पी टोटल जो होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये डिपेंड करेगा कि P1 नॉट और P2 नॉट की वैल्यू क्या है। मतलब ये तुम समझे, तो P1 नॉट ये है, P1 नॉट तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो तुम्हारा कुछ समथिंग है उसमें कुछ ऐड करना है, अब तुमको ऐड क्या करना है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। अब देखो अगर P2 नॉट माइनस P1 नॉट, अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई तो उससे कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐड होगा। बट अगर P2 नॉट माइनस P1 नॉट की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यानी P1 नॉट से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी पी टोटल क्या कर जाएगा, घट जाएगा। वही बोल रहा है कि पी टोटल जो है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, कि P1 नॉट और P2 नॉट की वैल्यू क्या है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द P1 नॉट एंड P2 नॉट, पी टोटल विल इंक्रीज और डिक्रीज, वो इंक्रीज भी कर सकता है पी टोटल और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंड किस पे करेगा कि P2 नॉट एंड P1 नॉट की वैल्यू क्या है।
फिर से बताता हूँ, मतलब ये कि तो P2 नॉट अगर तुम्हारा ग्रेटर है P1 नॉट से, तो P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये पॉजिटिव आ जाएगी यानी तुम्हारा या P1 नॉट प्लस समथिंग, ये तुम्हारा x2 बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। बट अगर तुम्हारे बात करें P1 नॉट ग्रेटर हुआ P2 नॉट से, ठीक है, यानी P2 नॉट माइनस P1 नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव हो जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा, P1 नॉट माइनस समथिंग। अगर तुम x2 बढ़ाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा, और ज्यादा इसमें माइनस होता जाएगा, नहीं P टोटल की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि वहां पे P1 नॉट और P2 नॉट की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पी टोटल बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ग्राफ पे। ठीक है, तो अब ग्राफ वाली चीज को बहुत अच्छे से समझना है, इसमें तुमको क्वेश्चन दे सकता है और तुमसे गलत भी करवा सकता है। देखो ध्यान से, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी हमको पता है। हमारी इक्वेशन पहली है कि P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, दूसरी इक्वेशन है P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। ठीक है, और लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तुम्हारा एक ग्राफ है, तो इस तुम्हारा वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। और तुम्हारा एक्स एक्सिस पे क्या है, तुम्हारा एक्स एक्सिस पे क्या है, उनके मोल फ्रैक्शंस है। एक्स एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शंस है। अब देखो पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ फॉर द प्योर सॉल्यूट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे x2 क्या है, जीरो है। देखो जैसा एज्यूम करोगे वैसा ही होगा। यहाँ पे x2 जीरो है, इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 बढ़ रहा है इधर, मतलब अगर इधर को बढ़ रहा है इसका मतलब इधर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्सट्रीम और मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट लेनी है, तो मिनिमम कितना हो सकता है मोल फ्रैक्शन, जीरो। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन। तुमको पता, वन से ज्यादा हो नहीं सकता और जीरो से कम हो नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो जीरो से वन आ गया, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, जो x2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, पहली बार ये तुमको निकालना चाहिए। अब अगर x2 यहाँ पे जीरो है, यानी यहाँ पे क्या है, x2 बिल्कुल है नहीं, तो होगा कौन, x1 होगा। x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, वन होगी। और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि जहाँ पे x2 मैक्सिमम होगा वहां पे x1 मिनिमम होगा। ठीक है, x1 जीरो हो गया, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा प्योर सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करो। देखो पहला इक्वेशन है तुम्हारा P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। तो देखो x1 के लिए तुम जान लो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x1 की वैल्यू तुम्हारी वन है। x1 की वैल्यू वन है, इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे कहाँ आएगा, लेफ्ट सपोज में मान लेता हूँ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू तुम जैसे ही वन डालोगे पहली इक्वेशन में, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ हम ड्रॉ करें, एक्स वन के लिए वन डालोगे तो पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा तुम्हारा, P1 नॉट आ जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, P1 नॉट आ गया। अब यहाँ पे तुम्हारा जो इधर है, ठीक है, x2 वाला इधर आ जाओ। इस पे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू जीरो है। x1 जीरो, ये पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा पॉइंट उनको ये मिल गया। अब एक दो पॉइंट मिलेगा, दो पॉइंट मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन तुम्हारी किसके लिए हो गई, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, ये लाइन किसके लिए होगी, सॉल्वेंट के लिए। अब तुम्हारी सॉल्यूट की इक्वेशन ये है। ठीक है, सॉल्यूट की इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x2, यहाँ पे x2 तुम्हारा क्या है, जीरो, x2 जीरो है, तो x2 डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, P2 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। नहीं, एक पॉइंट तुम्हारा ये मिल गया। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे x2 की वैल्यू वन है। अब x2 की वैल्यू वन डालोगे तो P2 टू P2 नॉट आएगा। अब डिपेंड करता है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इस पर डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है। तो लेट सपोज मैं पहले अज्यूम कर लेता हूँ कि P2 नॉट बड़ा रहता है P1 नॉट, तो P2 नॉट अगर बड़ा है तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आगे तुम्हारा P2 नॉट, मतलब क्या, मतलब क्या, अब तुम इसको भी क्या कर दो, दो पॉइंट मिल गए तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम। तो भाई ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, सल्यूट के लिए हो गया। अब देखो, अब जो सोल्यूशन के लिए लाइन होगी ना, जो पी टोटल होगा वो कुछ नहीं होता, बस इन्हीं का, ये तुम्हारा ये टर्म्स है ना P1 नॉट, इनका एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ भी ये लाइन P1 नॉट और P2 नॉट को ज्वाइन कर दो, ये पी टोटल होता है। अब हम इक्वेशन से देख लेते हैं कैसे। फिर तुम्हारा क्या लेना है, पी टोटल। ठीक है, एक्सिस पे ये है। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x2 की वैल्यू जीरो है, तो जैसे तुम x2 के लिए जीरो डालोगे तो p क्या आ जाएगा, P1 नॉट। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया इसका। अब तुम जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, x2 डालना है, x2 के लिए क्या है, वन, जैसे वन डालोगे, ठीक है, वन डालोगे तो क्या होगा, देखो P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, P1 नॉट P1 नॉट कट गया, क्या आया, P2 नॉट। तो जैसे तुमने x2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी वन, वैसे तुम्हारा p के अंदर आ गया P2 नॉट। दो पॉइंट हमको फिर से मिल गया, तो क्या कर सकते हैं, दोनों हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो पी टोटल यही लाइन होती है, पी टोटल यही लाइन होती है। ठीक है, तो जिसका जो थर्ड पॉइंट है था ना, कि तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे ये तुम्हारा पी टोटल बढ़ेगा घटेगा, तुम ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, पी टू नॉट ग्रेटर देन P1 नॉट है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, बट अगर लेट सपोज अगर तुम्हारा ये P1 नॉट बड़ा होता, P2 नॉट छोटा होता, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये पी टोटल वाला ऐसा कुछ आता ग्राफ। ठीक है, अगर ऐसा आता है इसका मतलब क्या, तुम्हारा जो पी टोटल है वो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पे पी टोटल बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करता है कि P1 नॉट और P2 नॉट की
वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। यहाँ पे हमने क्या लिया, तो जैसे कि तुम्हारा तुमने देखा था की एच वाले में, मतलब जो तुम्हारा हेनरी लॉ वाले में था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे वाई एक्सिस पे उन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 की जगह पे उन्होंने x1 यूज कर लिया था। तो मान मैं वो भी केस बना के दिखा देता हूँ कि कैसे उसका बनाओगे। तो सिमिलरली तुमको यहाँ पे मान ला, यहाँ करना मोल फ्रैक्शन देखो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है इसका x1 का, यानी यहाँ पे x1 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे x1 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे x1 0 है तो x2 कितना होगा, 1 होगा। x2 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इधर 0 होगा, दूसरा 1 होगा, ठीक है। अब फिर वही देखो, पहली क्वेश्चन तुम्हारी क्या है, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी पहला पॉइंट तुम्हारा आ गया 0, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा x1 की वैल्यू 1 है, यानी तुम्हारा आ गया यहाँ पे P1 नॉट। फिर तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन है, तुम्हारा x2 की वैल्यू यहाँ 1, तुमको यहाँ से मिलेगा P2 नॉट, और P2 नॉट तुमको पता है P1 नॉट से बड़ा है। इसका मतलब क्या, P2 नॉट ग्रेटर देन P1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो तुम्हारा लिक्विड टू है, ठीक है, वो क्या है, मोर वॉलेटाइल है, ठीक है, मोर वॉलेटाइल है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, P2 नॉट मिल गया, और यहाँ पे हमारा, जैसे तुम यहाँ पे डालोगे दूसरे क्वेश्चन में x2 का 0, ये लाइन पॉइंट मिल गया, नहीं इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये तुम्हारा हो गया किसके लिए, सोल्यूट के लिए। ये तुम्हारा सोल्यूट के लिए हो गया, तुम्हारा सॉल्वेंट के लिए क्या हो गया, ये हो गया। अब फिर वही बात है, जो पी टोटल होगा वो क्या होगा, इनका एडिशन होगा, ये क्या होगा, पी टोटल की लाइन हो गया। तुम देख भी सकते हो। अब देखते हैं अगर पी टोटल, अगर हम इक्वेशंस देख लेते हैं। देखो इक्वेशन तुम्हारी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम ये इक्वेशन है मोल पी टोटल का वेरिएशन विद द x2, बट हमको किस साथ देखना है, x1 के साथ पी टोटल कैसे वेरी करेगा, ठीक है। इसमें मत डाल देना, ये तुम्हारी इक्वेशन क्या है, कि पी टोटल का वेरिएशन विद x2, इसलिए तुम्हारी ये लाइन बनी थी। हमको बनाना है पी टोटल विद द x1, ठीक है। तो तुम्हारी जो जनरल इक्वेशन थी ना, उसी को यूज करो। देखो पी टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 नॉट, पी टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है। अब क्या करो, तुमको x2 हटाना है, तो x2 की जगह पे क्या डाल दोगे, P2 नॉट 1 माइनस x1, ठीक है। और P1 नॉट x1, अब क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट और माइनस P2 नॉट x1, तो ये क्या करो, यहाँ पे इक्वल टू P2 नॉट को पहले लिख लो, और तुम्हारा उसके बाद क्या जाएगा, प्लस का x1 जैसे कॉमन लोगे, ठीक है, x1 जैसे कॉमन लोगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारी बन गई अगर x1 के टर्म में देखोगे पी टोटल की। अब देखो यहाँ में डालो, यहाँ तो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, x1 की वैल्यू, x1 की वेरिएशन देखना है हमको। यहाँ पे हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 लिया है, तो x1 का वेरिएशन देखना है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो जैसे यहाँ पे 0 डालोगे तो पी को क्या जाएगा, P2 नॉट आएगा, एक पॉइंट मिल गया। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो जैसे 1 डालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, P2 नॉट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, P1 नॉट आएगा, या P इक्वल टू P1 नॉट आएगा, तो ये दूसरा पॉइंट मिल गया, दोनों का ऐड कर दिया, तो क्या बन गई, लाइन बन गई। अब यही बात को समझाना था कि यहाँ पे जो तुम्हारा जब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 देख रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करोगे इस इक्वेशन का यूज करके। अगर तुम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ग्राफ ड्रॉ होगा इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों ही ग्राफ क्या है, सेम कंडीशन के लिए, सेम कंडीशन मतलब क्या, P2 इज ग्रेटर देन P1 नॉट। मगर एक में देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एक में जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो डिपेंड कर सकता है। तुम ऐसे भी डायरेक्ट इनका तुम P1 और इक्वेशन 2 का भी अगर यूज करोगे ना, सिर्फ इनका यूज करोगे, तो तुम इनको ज्वाइन करके तुम पी टोटल बता सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। या फिर तुम पूरी क्वेश्चन लिख के वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है कैसे तुमको करना है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, अब तुम सारे हर तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। और अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे P1 नॉट ग्रेटर देन P2 नॉट होता, कुछ नहीं होता, बस ये यहाँ पे ये वाला लाइन ऐसा जाता और यहाँ पे वाला लाइन ऐसा जाता, ठीक है, कुछ नहीं होता, बस यही फर्क पड़ता है। तो देखो ये तुम्हारा ग्राफ है जब तुम्हारे दोनों सॉल्वेंट क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे, क्या होंगे, दोनों सॉल्वेंट क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे। अब अगर हम बात करें कि एक चीज वॉलेटाइल है, तो अगर एक चीज वॉलेटाइल है तो क्या होगा, तो एक चीज वॉलेटाइल होगी, तुम्हारा सेम जो रॉड्स लगता है वही लगेगा, बट तुम्हारा सॉल्वेंट ही है, एक ही वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट वॉलेटाइल है, ठीक है, तो सिर्फ उसके लिए लगा दो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका पार्शियल प्रेशर क्या है अबव द सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पे सिमिलरली तुम प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हटाओगे, तो क्या होगा, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। यहाँ पे P1 नॉट क्या है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो सिंपल है, बस कुछ नहीं है तुम्हारा, बस केवल एक सॉल्वेंट है तो उसके लिए लगा देंगे, सिंगल है, बस कुछ नहीं मतलब है। वहां पे दो होते थे, दोनों को ऐड कर देते थे, इसलिए ऐसे निकाल लेते थे। यहाँ पे एक ही है तो एक ही का यूज करेंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ग्राफ मैंने बना रखा है, ये ग्राफ तुम्हारे जेईएमएस में 2 बार पूछा जा चुका है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। वो इस तरह से कुछ वेरी करता है, ठीक है, लीनियर वेरी नहीं करता, नॉन लीनियरली वेरी करता है, ठीक है, कुछ इस तरह से वेपर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है।
अब ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों पूछा था, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एनसीईआरटी में दिया, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वहां पे तुम्हारा वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बना रखे हैं। वो ग्राफ अगर तुम देखोगे तो ऐसे बने हुए हैं। इसका मतलब क्या कि नॉन लीनियर वेरिएशन होगा पार्शियल प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ में, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस पे पीआईक्यू तुम अभी हम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कब लगता है, गैसियस फेज के लिए लगता है, ठीक है। अगर हमको गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम लगाएंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर हमको लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम क्या लगाएंगे, रॉल्स लॉ, ठीक। तो देखो क्या है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या है कि देखो वही जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे भी है कि तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। और यहाँ पे बस मोल फ्रैक्शन, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये सॉल्यूशन का है या गैसियस फेज का, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ना, वो क्या होता है, वो तुम्हारा होता है पी टोटल, ठीक है। जैसे वहां पे पी वन नॉट होता है, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, पी टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, पी टोटल होता है। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो पहली क्वेश्चन हेनरी लॉ थी, हेनरी लॉ का तुम्हारा क्या था, पी इक्वल टू के एच एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, जो रॉल्स लॉ था कि पी इक्वल टू पी वन नॉट, ठीक है, वन है तो पी वन नॉट एक्स, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पी इक्वल्स टू पी टोटल इंटू एक्स। बस यहाँ पे एक्स न लिख के हम मोल फ्रैक्शन को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि एक्स और वाई में हमको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो सेम टाइप के लॉ है, बस केवल नाम अलग अलग दे दिया गया है, ठीक है। बट ये वाला किसके लिए होता है, अगर पी टोटल दिया है, ठीक है, अगर पी टोटल दिया है इसका मतलब वो मोल फ्रैक्शन इन द गैसेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इससे मोल फ्रैक्शन गैस में कितना मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब ये है ना कि तुम्हारा ये है था यहाँ पे तुम्हारा इसमें भी कुछ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा, सॉल्वेंट का होगा। जो यहाँ पे गैसेस है, यहाँ भी सॉलिड सॉल्वेंट दोनों है ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाई वन वाई टू यूज करेंगे हम, ठीक है। यानी हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। इसमें अगर निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे, रॉल्स लॉ यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया कि पी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई वन, पी वन इक्वल टू वाई वन इंटू पी टी, पी टू इक्वल टू वाई टू इंटू पी टी। तो तुम्हारा सेम लॉ, बस यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या जाता है, पी टोटल हो जाता है, ठीक है। अब नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि नोट ये है कि तुम्हारा रॉल्स लॉ क्या है, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। मान लो तुमको तो ऐसा हो सकता है कि तुमको स्टेटमेंट दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बोल दे कि रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, तो ये बोल देना कि हाँ सही बात है, ठीक है। अब देखो हमने जो जो पढ़े भाई फिर से मैंने लिख दिया कि हेनरी लॉ क्या होता है, रॉल्स लॉ क्या होता है, डाल्टन लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हेनरी लॉ होता है, रॉल्स लॉ होता है, ये लगाते हैं सोल्यूशन के लिए, जब हमको सोल्यूशन में पता करना होता है मोल फ्रैक्शन। और तुम्हारा डाल्टन लगाते हैं फॉर द गैसियस फेज में, यानी हमको जब पता करना होता है गैसियस फेज में, ठीक है, यानी वेपर फेज में। और एक चीज और देखो, ये तुम्हारा किसके लिए होता है, जब हमको गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए होता है। और तुम्हारा ये किसके लिए होता है, लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए, या फिर सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। तो अब हमने इसका भी सारा जो तुम्हारी पेपर प्रेशर वाली सारी थ्योरी कर ली है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बहुत इजी क्वेश्चन लगाए हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखो। दोनों क्वेश्चन किस पे हैं, ग्राफ पे, जो उन्होंने अभी बताया कि ग्राफ उन्होंने पूछा कि पार्शियल प्रेशर का ग्राफ है विद टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड अमंग द फॉलोइंग। तो बोल रहा है इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर लीनियर इंक्रीज करता है, नहीं। तो तुमको पता ग्राफ तो ये होता है, लीनियर इंक्रीज करता है, नहीं इंक्रीज करता है। इंक्रीज नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बात है। डिक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत हो गया, ठीक है। डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है, तो वैसे ही गलत है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है कि लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा, तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी द लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, हमेशा कम होता है। सो द वेपर मॉलिक्यूल विल गेट कंडेंस टू मेंटेन द न्यूक्लियम। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा ये था, ठीक है, पहले प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर ज्यादा था। अब जैसे तुमने सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर क्या होगा, यहाँ पे कम होना चाहेगा। आपको कम होना चाहेगा, कम कैसे होगा, यानी जो कुछ यहाँ पे पार्टिकल क्या कर देंगे, कंडेंस कर जाएंगे। वही लिखा कि सो सम वेपर मॉलिक्यूल्स विल गेट कंडेंस टू मेंटेन द न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे, उसमें क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मान लो पी आ गया, यहाँ पे पहले पी वन नॉट था, तो ये पी विल बी लेस देन पी वन नॉट, ठीक है। द फॉलोइंग इंटरफेरेंसेस आर मेड, तो इससे ग्राफ दिया, इससे इंटरफेरेंस बनाएंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कंपेयर टू वाई, मतलब कि एक्स में जो तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो हाई है एज कंपेयर टू वाई। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब ये तुम्हारा ये सॉल्वेंट है, ठीक है। मानो इनके बीच में जितना आपस में फोर्स होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, उतना ही उनका वेपर प्रेशर कम बनेगा। ज्यादा फोर्स होगा मतलब आप एक दूसरे के मॉलिक्यूल, अपने मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, वेपर बनने नहीं देंगे, तो उतना ही क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा एक्स है, जो तुम्हारा एक्स है बोल रहा है उसका हायर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मतलब तुम्हारा एक्स वाले का इंटरेक्शन का ज्यादा, यानी एक्स वाले का क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अब ध्यान से देखो,
मान लो इस टेम्परेचर पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस टेम्परेचर पे मान लो देख रहा हूँ, तो इस टेम्परेचर पे देखो इसका जो वाई है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, बहुत कम है, और इसका देखो वेपर प्रेशर कितना है, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तुम्हारा एक्स वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब एक्स वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा है किसी एक टी टेम्परेचर पे, इसका मतलब क्या, उसमें फोर्स कम लग रहा होगा, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी ये होगा गलत। फिर तुम्हारा क्या है, एक्स हैज लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू वाई। अब ये बात सही लिखी है, हायर नहीं होगा, लोअर होगा। तो देखो लास्ट ऑप्शन है कि जो जेड है उसका लोअर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, यानी जेड का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या है, लेस देन क्या है, वाई पे से लिख लो। अब जेड का अगर कम है, अब जेड का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन अगर कम है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, मोर होना चाहिए, वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, देन द वाई। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि देखो इस टेम्परेचर में मान लो देख लो, इस टेम्परेचर पे तुम्हारा देखो इसका वेपर प्रेशर क्या है, इतना ही है, कम है, और इसका देखो कितना है, वो ज्यादा है, ठीक है। तो एक टेम्परेचर पे देखो इसका कम है, इसका क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब वाई वाला जो होगा उसका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू जेड। यानी अगर मान लो ऑर्डर बोलता कि बताओ अरेंज द ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तो तुम्हारा एक्स होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर सबसे इंटरेक्शन कम होगा, फिर वाई होगा, जेड होगा, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट था, यानी आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। तो देखो ये दो क्वेश्चन तुम्हारे हो गए ग्राफ पे। अब मैं जो क्वेश्चन है ना, मैंने टाइप तक लिख दिया है, दो टाइप टू क्वेश्चन, ये दो चार क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे चार क्वेश्चन है टाइप टू। इनमें सब में क्या है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। दो क्या लिखा हुआ है कि जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है, पी टोटल तुमको दिया, तो जो जो लिखा हो पहले उसको लिख लेना, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा एग्जाम में स्क्रीन होती है, तो वो कॉपी पे पहले लिख लेना अपने, ठीक है, ताकि तुम्हारा क्या होगा, इजी होगा, गलती नहीं करोगे और समझ जाओगे, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लोगे, हवा में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो तुमको पी टोटल पता है कितना है, 350 एच जी है, ठीक है। व्हेन द मोल ऑफ फ्रैक्शन, अब इनके मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.7 एंड 0.3 मोल फ्रैक्शन है। फिर टोटल वेपर प्रेशर बिकम बन जाता है, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर बन जाता है 410, फाइनली जो गया P2, फाइनली बाद में हो गया 410, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन आर चेंज टू 0.2 एंड 0.8, बाद में मतलब बाद में मोल फ्रैक्शन क्या कर दिएगा, 0.2 एंड 0.8 कर दिए गए। तो बताओ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए क्या रहा होगा, प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, ए का है, ये बी का है, ये तुम्हारा ए का है और ये तुम्हारा बी का है, ये बात ध्यान रखना, रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, फॉर ए एंड बी, यानी 0.2 किसके लिए, ए के लिए, 0.8 किसके लिए, बी के लिए। यहाँ पे देखो ए एंड बी, पहले ए लिखा है, इसका मतलब ए के लिए ये है 0.7, बी के लिए ये है, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला है, तुम्हारा फॉर्मूला है पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब क्या करोगे, यहाँ पे तुम डालोगे एक्स से एक्स बी की वैल्यू, ठीक है, तो पहली वाले के लिए डालोगे तो 350 इक्वल टू पी ए नॉट 0.7 प्लस पी बी नॉट 0.3, दूसरे ले डालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 410 इक्वल टू पी ए नॉट 0.2 प्लस पी बी नॉट 0.8। अब तुमको क्या करना है, हमारा दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दो एक बार एक बच्चे ने बोला था कि थोड़ा सॉल्व करा के भी दिखा दिया कीजिए, तो मैं देखो थोड़ा करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो अब ये इसको दो तीन तरीके, या तो तुम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, या तो तुम एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ठीक है, दो तीन तरीके। तो बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन सॉल्व करना। हमको निकालना क्या है, पहले वो देखो, हमको निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, यानी हमको पी ए नॉट चाहिए, हमको पी ए नॉट चाहिए, हमको पी बी नॉट नहीं चाहिए। यानी हम पी बी नॉट को क्या कर देंगे, किसी तरह काट देंगे। कैसे काटेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, तो यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.8 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, और इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारा बन जाएगा 1230, जैसे तुम इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 350 को, ये बन जाएगा 2800। जैसे तुम्हारा क्या है, पी ए नॉट एंड 5.6, पी ए नॉट 2 3 6 0.6, तुम्हारा ये हो गया प्लस में 2.4 पी बी नॉट, 2.4 पी बी नॉट, ठीक है। यहाँ अब क्या करो, अब क्या करो, दोनों दो एडिशन है, इसका क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो तुम्हारा देखो क्या होगा, ये घट गया, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 5 पी ए नॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 0, और तुम्हारा 10 से गया तो तुम्हारा कितना हो गया, 5, एंड तुम्हारा कितना हो गया, 1, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 को इधर ले आओगे इस वाले को, ठीक है, तो 5 3 जा, 5 1 जा, ठीक है, 20, 25 4 जा 20, 314, देखो इसका आंसर है। इसी तरह से देखो सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे टू लिक्विड है एक्स और वाई, फॉर्म कर रहे हैं आइडियल सोल्यूशन। 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ द टू सोल्यूशन कंटेनिंग द 1 मोल ऑफ, दूंगा इसमें मोल दिए, वहां तुमको मोल फ्रैक्शन खुद ही बता दिए थे, अब यहाँ पे इसने मोल दिए हैं, ठीक है, ये एक्स का मोल है, वाई का मोल है, इसका पी टोटल दिया है।
फिर सेम टेम्परेचर पे अगर तुमने 1 मोल ऑफ वाई फर्दर ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में, ठीक है, 1 मोल फिर और ऐड कर देना है, तो तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाता है बाय द 10 mmHg से, ठीक है। बताओ वेपर प्रेशर ऑफ द एक्स एंड वाई इन देयर प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में क्या होगा, तुमको उसका वेपर प्रेशर बताना है। तो देखो तुमको कुछ नहीं करना है, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पे तुमको मोल फ्रैक्शन नहीं है, तुमको मोल दिया, ठीक है। मोल क्या दिया है तुम्हारा, वन, पहले वाली कंडीशन में 1 मोल तुम्हारा है ए है, ठीक है। अब ए नहीं बल्कि यहाँ पे एक्स है, एक्स कर लो इसको, ठीक है, एक्स कर लो, यहाँ पे इसको वाई कर लो, ठीक है। तो पहली कंडीशन में तुम्हारा एक्स कितना है 1 है, वाई कितना है 3 मोल है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारा इसका, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा तुम्हारा 1/4, ठीक है, 1/1 + 3 करके दिखा देता हूँ, 1/4। और तुम्हारा इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.25। यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगी तुम्हारी, पहली क्वेश्चन बनेगी पी टोटल तुमको कितना लेना है यहाँ पे 550 इक्वल्स टू पी एक्स नॉट 0.25 प्लस पी वाई नॉट 0.75, ठीक है। फिर तुम्हारा जो अगली क्वेश्चन बोलो 1 मोल वाई को ऐड कर दो, फिर तुमको वाई में 1 मोल ऐड करना है, तो वाई में 1 मोल ऐड करोगे कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू बन जाएगा 4 मोल। एक्स तुम्हारा अब भी है वही है 1 मोल, ठीक है। और बोला जो तुम्हारा पी टोटल है वो 10 mmHg से बढ़ जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mmHg, यानी बन जाता है ये 560, ठीक है। और यहाँ पे देखो पी एक्स नॉट, तुमको ये लिख दिया हमने। तो अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यहाँ पे 1/5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 4/1/5, तो ये 4/5, ये 1/5, ठीक है, दिया जाएगा 0.2, और ये तुम्हारा आ जाएगा 0.8, ठीक है। तो यानी 0.2 प्लस पी वाई नॉट आ जाएगा 0.8, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को तुम क्या कर दोगे, चाहे तुम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, चाहे तुमको करना है तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तो मुझे जैसे भी सॉल्व करना चाहो इस सॉल्व कर सकते हो उसको। ये दो दो इक्वेशन फिर से आ गए। अब हर बार तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको, मैंने इक्वेशन बना के दिखा दी, आगे सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, देखो लिक्विड ए एंड बी फॉर्म द आइडियल सोल्यूशन, यानी ए और बी मिलके एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी, मतलब जो तो सोल्यूशन है वो 1 मोल ए कर रहा है, 2 मोल बी कंटेन कर रहा है, उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना है 250 mmHg। और बोल रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर बिकम 300 mmHg, मतलब बाद में टोटल तुम्हारा प्रेशर कितना बन जाता है 300 mmHg, अगर हम 1 मोल और ऐड कर देते हैं ए का, ठीक है। तो द फर्स्ट सोल्यूशन, अगर पहले सोल्यूशन में 1 मोल और बढ़ा देंगे तो तुम्हारा उसका बन जाता है 300 mmHg, जो पहली इक्वेशन होगी। और इसके लिए देख लो, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है 2 है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा 1/1 + 2, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 1/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा तुम्हारा 2/3। बाद में तुम्हारा फाइनली क्या होने वाला, तुमको एक्स में एक ऐड करना है, यानी तुम्हारा एन ए कितना बन जाएगा बादली कंडीशन के लिए, बादली कंडीशन के लिए तुम्हारा एन ए बन जाएगा 2, और एन बी तुम्हारा बन जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 2, तो वो तो है, बी में कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, तुम्हारा एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 + 2 यानी 4, यानी कितना आ जाएगा 1/2। एक्स बी भी कितना हो जाएगा 1/2। तो अब दो इक्वेशन लिख लो, तो इक्वेशन क्या तुम्हारा पी टोटल पहले कितना है 250, और तुम्हारा पी ए नॉट तुम्हारा ये कितना है तुम्हारा 1/3 प्लस बी नॉट, और तुम्हारा कितना है ये 2/3। दूसरी क्वेश्चन तुम्हारी क्या है, बोल रहा है वेपर प्रेशर कितना बन जाता है 300 बन जाता है, जो ये 300 हो गया, तो तुम्हारा पी ए नॉट, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1/2, इसका भी मोल फ्रैक्शन कितना है 1/2। फिर से तुम्हारी दो इक्वेशन दो बार ये मिलेगी, तुम इनको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि 300 केल्विन पे वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का, जिसमें 1 मोल तुम्हारा क्या है एन हेक्सेन है, इसमें यहाँ पे ए बी ना बोल के एक्स वाई ना बोल के नाम दे दिया, एन हेक्सेन है, 3 मोल क्या है एन हेप्टेन है, ठीक है। और तुम्हारा mmHg कितना है 550 है टोटल। और सेम टेम्परेचर पे अगर हमने 1 मोल एनहेप्टेन का ऐड कर दिया, ठीक है, तो बताओ वेपर प्रेशर का सोल्यूशन इंक्रीज कर जाता है 10 mmHg से, ठीक है। तो बताओ व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन द mmHg ऑफ एन हेप्टेन। तो एन हेप्टेन का वेपर प्रेशर है प्योर में, ठीक है। तो फिर मैं देखो तुम्हारी दो कंडीशन दी है, पी टोटल तुम्हारा 2 बार दिया हुआ है, अगर तुम देखोगे ये 97 वाला क्वेश्चन और तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी तुम्हारे वही है 1 और 3, ठीक है। इसमें आप देखो क्या 1 और 3, बस वहां पे एक्स वाई था,
यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। और बस तुम्हारा प्रेशर बदला, यहाँ पे 550 है और यहाँ पे ऊपर क्या था हमारे पास, हमारे पास ऊपर क्या था 50, तो प्रेशर भी वही है भाई, प्रेशर तक वही रखा है इन्होंने। और तुमने इन्होंने नीचे क्या किया है, इन्होंने बोला था कि तुमको क्या करना है, ऐड करना है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन मतलब यहाँ पे कहाँ पे है, देखो एन हेप्टेन तुम्हारा 3 मोल है, ठीक है। एन हेप्टेन तुम्हारा कितना, 3 मोल ऑफ एन हेप्टेन। एन हेप्टेन एक ऐड करना था, देखो यहाँ पे भी क्या था, इन्होंने बोला था वाई में एक ऐड कर दिया, सेम क्वेश्चन है, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज, बाकी दो सेम वही, ये भी कितना बढ़ जाता है 10 mm, यानी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सेम का सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। 600 आंसर इसका आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट होने से पहले तुमको थोड़ा एक मैं मेथड बता देता हूँ, जिससे तुम कैलकुलेशन क्या कर जाओगे, इजी कर जाओगे। जैसे तुम यहाँ पे 1/3 लिखा है, तो इसको अभी डिवाइड मत करो, यहाँ पे 2/3 लिखा है, इसको अभी डिवाइड मत करो, मतलब फ्रैक्शन में मत निकालो। तो जब भी तुम क्वेश्चन करोगे ना ये वाले, डिनोमिनेटर तो सेम होने वाला है, यानी इनको 3 को इधर भेज दो, ठीक है। इधर 3 ले आओ ये वाला, और इधर से ये वाला जो तुम्हारा 2 है ना, इस 2 के ले आओ इधर, क्योंकि तो हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होगा, नीचे क्या होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये आराम से क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तुम माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कट गया, और तुम यहाँ तुम्हारा कितना आ जाएगा, पीबी नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो पीबी नॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया, 750 माइनस 600, आंसर कितना आ गया यहाँ से 150, ठीक है। यहाँ पे पीबी नॉट पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो 750 इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस 2 इंटू पीबी नॉट, यानी 2 इंटू 150, तो तुम्हारा पी ए नॉट कितना हो जाएगा 750 माइनस 300, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 450, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ना, जैसे मैंने यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर दिया ना, 0.25 0.75, कन्वर्ट ऐसे ना करके तुम 1/, के फॉर्म में लिखो, ठीक है। अगर तुम 1/, फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, देखो 550 इक्वल्स टू पी एक्स नॉट, तुम्हारा ये कितना होगा 1/4 प्लस पी वाई नॉट, ये होगा 3/4, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन होगी 660, ये होगा तुम्हारा पी एक्स नॉट 1/5 प्लस पी वाई नॉट 4/5, ठीक है। अब क्या करो, इस 4 को क्या करो, यहाँ से इधर भेज दो, ठीक है। यानी 550 into 4 इक्वल्स टू पी एक्स नॉट 3 पी वाई नॉट। दूसरी क्वेश्चन करने की 660 into 5 इक्वल्स टू पी एक्स नॉट प्लस 4 पी वाई नॉट। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आराम से देखो कट गया ये, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी पड़ेगी, ये कट गया, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ देखो कितना बचेगा, माइनस का पी वाई नॉट, इधर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 550 into 4 माइनस 660 into 5, सॉरी ये तुम्हारा 560 होगा ना, ये तुम्हारा 560 होगा, ये तुम्हारा 560 होगा, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे कितना होगा 560 into 5, ठीक है। तुम्हारा कितना आ जाएगा 2200 माइनस 2800 इक्वल टू माइनस का पी वाई नॉट, यहाँ पे देखो क्या आएगा माइनस का 400, तो पी वाई नॉट इक्वल टू कितना आ गया 600, ठीक है। तो तुम ये किसी क्वेश्चन में डाल दोगे तो तुम्हारा पी एक्स नॉट कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इसमें तुम कैसे कन्वर्ट कर लोगे ना, तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ये जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आया उसी टर्म में रखोगे तो कैलकुलेशन क्या रहेगी, इजी रहेगी, क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, डिनोमिनेटर तुम्हारा सेम होगा, तो तुम उसको दूसरे साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भेज सकते हो, ठीक है। देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 39 वाला, ठीक है। तो यहाँ यहाँ ना, मतलब ये सबको कंफ्यूज कर देता है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 30% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम इक्वल सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज इज, मतलब क्या रहा है कि वेपर प्रेशर तुमको बताना है, एक सोल्यूशन है जिसमें तुम्हारा ग्लूकोज कितना है 30% मास बाई वॉल्यूम है, ठीक है? और दे रखा है कि डेंसिटी जो सोल्यूशन की कितनी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है 24 mmHg, ठीक है। अब तुमको देखो क्या क्या पता है, तुमको पता है पी डब्ल्यू नॉट जो कि तुम्हारा दिया है 24 mmHg। तो देखो पहले ये होता है कि जो तुमको पता होता है उससे जो जो निकाल सकते हैं निकाल लो, तब पता लगे हमको करना क्या है। तो 30% क्या है, वेट बाई वॉल्यूम है। 30% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि तुमको वॉल्यूम मान लेना है, सोल्यूशन का कितना मानना है तुमको 100 ml। तो जैसे 100 ml मानोगे वैसे तुम्हारा सल्यूट का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सल्यूट तुम्हारा हो जाएगा 30% है इसलिए 30 ग्राम, ठीक है। और तुमको डेंसिटी पता है सोल्यूशन की, नहीं, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी कितनी है 1.2, वॉल्यूम तुम्हारा सोल्यूशन का कितना माना है 100 माना है, और तुम्हारे यहाँ पे मास 120 ग्राम, यानी सोल्यूशन का मास कितना आ गया 120 ग्राम, यानी तुम्हारा सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्वेंट का मास कितना होगा 120 है सोल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास 30, तो आ गया 90 ग्राम, यानी तुम्हारा वाटर हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। तो यानी वेट ऑफ तुम्हारा ग्लूकोज हो गया 30 ग्राम, वेट ऑफ वाटर तुम्हारा कितना हो गया 90 ग्राम, ये हमको बता गया। और हमको क्या पता है, ये भी नॉट पता है, नहीं इनका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट
का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको यानी कि हमको मोल फ्रैक्शन पता चल गया है और हमको पता चल गया है पी डब्ल्यू नॉट। वो हमसे पूछा कि पी बताओ, पी मतलब पी टोटल बताओ। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे ना प्रॉपरली मेंशन नहीं किया था कि यहाँ पे एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, बट यहाँ पे हमको मानना था कि ग्लूकोज क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा देखा जाए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉपर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ऐसा समझ सकते हो, जब तुमको पी टोटल निकालना है तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब वाटर है तो पी वाटर का नॉट एक्स वाटर का नॉट प्लस पी वो ग्लूकोज का नॉट इंटू एक्स ग्लूकोज का नॉट। तो हमको ये तो पता है, हमको ये भी पता है, हमको ये भी पता है, मगर हमको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो दो चीजें नहीं पता है तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो ऐसा तो नहीं है, बस क्वेश्चन पूछा है तो मतलब कुछ ना कुछ बात होगी। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, आगे मैंने ये लिखवा भी रखा है, आगे जब पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने प्रॉपर लिखवा दिया है। ग्लूकोज हो गया और तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, इनकी तुम्हारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारे दो तुम्हारे गायब है तो तुमको मगर निकालना, तो तुम क्या करोगे, इसको कर दोगे इग्नोर, यानी तुम्हारा पी वाई नॉट क्या होगा, बहुत कम होगा, इग्नोर कर सकते हो, इसको हटा दोगे, तुम्हारा फॉर्मूला की तुम्हारा किसी बचेगा, यानी तुम्हारा सिर्फ वहां पे सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट तुम्हारा यहाँ पे क्या है, नॉन वोलेटाइल है। अगर देखा जाए तो वो इसको क्या करना चाहिए था, मेंशन करना चाहिए था, बट उसने मेंशन यहाँ पे नहीं किया। तो देखो अब तुम्हारा पी टोटल तुमको पता करना है। ठीक है, पी टोटल तुम्हारा वही होगा जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पी डब्ल्यू नॉट तुमको पता है, एक्स डब्ल्यू नॉट निकाल लोगे तो पी डब्ल्यू नॉट तुम्हारा कितना होगा, 24 mmHg। अब तुम्हारा पी डब्ल्यू नॉट तुम्हारा mmHg में, तुम्हारा आंसर आएगा mmHg में। इसने किसमें पूछा है आंसर, इसने आंसर mmHg में पूछा, कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी और यूनिट में पूछा था तो हमको यूनिट यहाँ पे चेंज करनी पड़ती। तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा वाटर का, तो 90 अपॉन इसका मोलर मास 18। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 30 अपॉन इसका मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 180 प्लस 90 अपॉन 18। तो तुम सॉल्व करोगे ना, ये क्या आ जाएगा 1/6, और ये करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 1/टोटल 5 आ गया। यहाँ भी करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 18 यानी 24 × 5 हो जाए तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 31 × 6। ठीक है, तो कितना हो गया तुम्हारा 30 × 24 अपॉन 31। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 23.22। ठीक है, मगर हमको क्या बताना है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। अब इंटीजर बताना क्या करोगे, यहाँ पे इनको हटा दोगे तो ये तुम्हारा क्या है 5 से लेस है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो 23 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, उन्होंने बता नहीं रखा था कि नॉन वर्टाइल है, बट तुमको मानना था कि यहाँ पे क्या है, नॉन वर्टाइल है। तो मैंने बता रखे कि कौन कौन से नॉन वर्टाइल होते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है कि तुम्हारा सॉल्यूट क्या है, नॉन वर्टाइल है, बट तुम ऐसे समझ लो जैसे तुम सॉल्व करने जाओगे तो तुमको दो वेरिएबल नहीं पता है और तुम्हारा इक्वेशन एक ही है, तो तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर दो वेरिएबल नहीं पता उसके लिए हमको कितनी इक्वेशन चाहिए होती है, दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो वैसे समझ जाओ कि मतलब भैया तुम इग्नोर कर सकते हो सॉल्यूट को। ठीक है, देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 119 टॉर। ठीक है, ये तो तुमको पता लिखते जाओ। ठीक है, तो यानी पी बेंजीन को मान लेता हूँ मैं बी। ठीक है, सिंबल कुछ भी बना लो ताकि तुम्हारी मर्जी है। और ये प्योर का यानी पी बी नॉट इक्वल टू 119 टॉर। ठीक है, जो जो दिखता जाए बस लिखते जाओ। फिर क्या है दैट ऑफ टोलुइन, टोलुइन का भी तुमको पता है पी बी, पी मान लेता हूँ, टोलुइन टी, तो टी फॉर टी मान लेता हूँ मैं इसको सिंबल, तुम्हारी मर्जी कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, इक्वल टू 37 टॉर। ठीक है, उसके बाद बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन द वेपर फेज। अब देखो ध्यान से देखना, इसने बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ द टोलुइन इन द वेपर फेज विच इज इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इक्वल टू 0.50। तो क्या कह रहा है, तुमको बताना क्या है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा टोलुइन का वेपर फेज में बताना है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो कि इक्विलिब्रियम में है विद द सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, मतलब तुम्हारा जो वेपर फेज है वो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जो बेंजीन और टोलुइन का सोल्यूशन है उसके साथ में वेपर फेज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। वो तो होता ही है हमेशा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जब भी हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम में निकालते हैं, इक्विलिब्रियम में है मान लो, तो कह रहा उस टाइम पे क्या है, दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो हैविंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, तो वहाँ पे मोल फ्रैक्शन टोलिन का कितना है 0.5 है, 0.5, यानी तुम्हारा जो सोल्यूशन है ना उसमें मोल फ्रैक्शन क्या है 0.5 है, और तुमको बताना है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा उसका वेपर फेज में। ठीक है ना, तो तुमको पहले क्या करोगे, तुम्हारे पास इक्वेशन कौन सी है, पहले तुम्हारी तुम्हारे तुमको मोल फ्रैक्शन पता है, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है, तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन कितना होगा 1 माइनस 0.5, यानी वो भी कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो तुमको ये पता लग गया। अब तो यहाँ पे मैं एक्स टी कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ताकि तुम्हारा पी टोटल से तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, स्मॉल डी कर लेता हूँ मैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तुम्हारा वेपर फेज के लिए फॉर्मूला होता है, तुमको यूज करना पड़ेगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल। जब भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछे तुमको यूज करना है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो तुमको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ टोलुइन विल बी इक्वल टू पी टोटल इनटू तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। ठीक है,
यानी हमको एक तो चाहिए पी टोटल और हमको चाहिए पीटी। तो पीटी तुमको पता है, पीटी क्या होगा, पीटी तुम कैसे निकाल सकते हो, तुमको पता है पीटी नॉट इंटू एक्स टी, ठीक है। पीटी नॉट इंटू एक्स टी, पीटी नॉट क्या है 37 इंटू एक्स टी क्या है 0.5, बोल सकते हैं 1.2, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 18.5। और पी टोटल तुमको निकालना पड़ेगा, पी टोटल डालना पड़ेगा, पी टोटल क्या होगा पी टी नॉट एक्स टी और प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो तुम्हारा आ जाएगा 18.5, ये तुम्हारा होगा 119 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 18.5 प्लस 59.5, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 78। तुम्हारा उसके बाद यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारा आ जाएगा y2 इक्वल्स टू पी टी तुम्हारा कितना है 18.5 डिवाइडेड बाई 78, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपिल अल्कोहल हैज द वेपर प्रेशर ऑफ 290, ठीक है। ये तुमको तुमको एक सोल्यूशन पता है जिसमें इथाइल अल्कोहल है, प्रोपिल अल्कोहल है, तो मैं इथाइल अल्कोहल के ई सिंबल यूज करूंगा, प्रोपिल के लिए क्या यूज करूंगा पी, ठीक है। और तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर उसका कितना है, पी टोटल तुमको पता है, जो जो पता है लिख लो, पी टोटल तुमको पता है 290 है। तो आगे बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपिल अल्कोहल इज 200 mmHg होगा, एमएम नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर बोल रहा है प्रोपिल अल्कोहल, इसका मतलब क्या कर रहा है वो तुम्हारे उसकी बात कर रहा है, इसकी प्योर प्रोपिल अल्कोहल की बात कर रहा है। इन तुमको क्या पता है पी, और तुम्हारा प्रोपिल का मैंने पी यूज करूंगा, ठीक है नीचे। तो पी पी नॉट तुम्हारा कितना है 200 mmHg है, ठीक है। तुमको पी टोटल भी पता है। बोला अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज दिस, ठीक है, यानी एक्स ऑफ ई इक्वल टू 0.6 है। देखो एक्स ऑफ ई 0.6 है, तो तुम्हारा एक्स ऑफ पी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ पे देखो बोल रखा है मोल फ्रैक्शन का इथाइल अल्कोहल का इतना, तो इट्स वेपर प्रेशर, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का तुमको वेपर प्रेशर बताना है। वैसे भी सोचो तुम्हारे पास पी टोटल है, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोपिल अल्कोहल का तुमको पता है पार्शियल प्रेशर, तुमको ये मोल फ्रैक्शन पता है, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे पीटी वाला, पीटी इक्वल्स टू पी पी नॉट इंटू एक्स पी प्लस पी, और इसका सिंबल मैंने लिया था ई नॉट इंटू एक्स ई, ठीक है। तो पी ई नॉट ये तुमको फाइंड करना है, तो पीटी कितना है 290 इक्वल्स टू पी पी नॉट, पी पी नॉट कितना है 200 और इंटू दिस, ठीक है 200 इंटू 0.4 प्लस पी ई नॉट इंटू एक्स ई, जो भी तुम्हारा कितना है 0.6। तो ये हटा दो, तो तुम्हारा कितना देगा देखो ये 20, ये तुम्हारा आ गया कितना 80, ठीक है। तो 290 और माइनस 80 कितना देगा 210 इक्वल्स टू पी ई नॉट और 0.6 को नीचे ले आओ इधर, ठीक है, ये हटा दो, डबल जीरो लगा दो, 3 7 जा एंड तुम्हारा उसके बाद क्या हो गया 700 आया, तो 2 से फिर कट गया, कितना हो गया 350। तो मैंने दो लिख भी रखा कि जितना क्वेश्चन में किस पे बैठे पी टोटल इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑन मिक्सिंग द हेप्टेन एंड ऑक्टेन form the ideal solution at 373 vapor pressure of the two liquids of the components हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब इनके ये क्या दिए हैं, दोनों लिक्विड्स के अलग अलग वेपर प्रेशर दिए हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं दिया है, ठीक है, और ना ही तुमको दिया है टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। अलग अलग वेपर प्रेशर देगा, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन ऑक्टेन यहाँ पे देखो रेस्पेक्टिवली लिखा, यानी हेप्टेन का तुम्हारा क्या होगा 105, ऑक्टेन का कितना होगा 45। तो पहले जो लिख लो तुम्हारा पी, मैं इसके लिए हेप्टेन लेकिन एच यूज कर लेता हूँ, तो पी एच नॉट कितना है तुम्हारा 105 किलो पास्कल है, ठीक है। और तुम्हारा पी ओ नॉट कितना है तुम्हारा 45 किलो। इसके बाद बोला कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, मतलब बोला 25 ग्राम हेप्टेन मिलाएं और 35 ग्राम ऑक्टेन मिलाएं, तो बताओ इसका वेपर प्रेशर कितना। यहाँ पे तुमको मासेस दिए हुए हैं, तो मासेस से तुम नंबर ऑफ मोल निकालोगे, तुमको तो मास ऑलरेडी मोलर मास भी बता रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 है डिवाइडेड बाई 114, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला, तुमको निकालना क्या है पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल का एक ही फॉर्मूला होता है कि पी एच नॉट इंटू एक्स ऑफ एच, ठीक है, जिसका तुम्हारा प्योर वाला उसी का तुम्हारा मोल फ्रैक्शन प्लस तुम्हारा पी ओ नॉट एक्स ओ, तुमको पी एच नॉट पता है 105, और तुम्हारा एक्स एच क्या होगा यानी मोल फ्रैक्शन हो दिस, तो 1/4 टोटल यानी 1/4 प्लस 35/114। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा गंदी जाएगी, अब इसको तुम कर लेना सॉल्व, ठीक है। पी ओ नॉट 45 और तुम्हारा दो यहाँ पे किलो है, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा किलो है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस ये एक्स नॉट यानी इसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा तुम्हारा 1/4, तो मल्टीप्लाई के साथ और क्या आएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 35/114 एंड प्लस 1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा मिल जाएगा तुम्हें। देखो अगला क्वेश्चन है 131, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा ये क्यों है, क्योंकि देखो इसका फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, ठीक है। उसने बोल रखा है कि सोल्यूशन है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि कंपोज्ड है 1.5 मोल ऑफ बेंजीन एंड 3.5 मोल ऑफ टोलुइन, ठीक है।
तो तुमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर बेंजीन में मान लेता हूँ जो कि है 1.5, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन है तो मैं टी मान लेता हूँ, स्मॉल टी मानता हूँ ताकि पी टोटल से वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा 3.5 मोल, ठीक है। और इनके वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एंड प्योर टोलुइन यानी पी बी नॉट तुमको दिया है, जो कि तुमको दिया है 74.7, और तुमको प्योर टोलुइन का दिया हुआ है कितना, 22.3, ठीक है। और तुमसे बोला है कि टोटल वेपर प्रेशर बताओ, तो पी टोटल पहले निकाल लो, पी टोटल इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी टी नॉट इंटू एक्स टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। तो एक्स बी क्या होगा, एक्स बी होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एक्स बी का होता है मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, एन ए प्लस एन टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.5 और डिवाइड बाय तुम्हारा इनका सम होगा 5, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब ये वैल्यू तुम यहाँ डाल के और यहाँ से ये वैल्यू डाल के तुम क्या निकालोगे, पी टोटल निकालोगे, वो तुम्हारा आ जाएगा 38। अब देखो दूसरा तुम्हारा पार्ट है उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। दूसरा पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 38 मार के आगे बढ़ जाओगे। तो एनटी वाले ऐसी भी गलती कर देते हैं कि अब देखो वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ट्रिकी था, क्यों ट्रिकी था, उसने बोला था कि टोटल वेपर प्रेशर बताओ सोल्यूशन का, और एंड बेंजीन मोल्ड फ्रैक्शन इन द इक्विलिब्रियम विद इट, मतलब उस सोल्यूशन के साथ में जो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ जो इसके साथ में इक्विलिब्रियम में होगा, यानी वो इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज पूछ रहा है। तो वेपर फेज में तुमको बताना है, तो वेपर फेज के लिए तुमको क्या चाहिए, हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू तुम्हारा वाई ऑफ बेंजीन, ये तुम्हारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, ठीक है। तो पी बी तुम निकाल लोगे पहले, तो पी बी तुम्हारा क्या होगा, ये होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो पी बी नॉट कितना है 74.7 इंटू एक्स बी तुम्हारा कितना है, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 5, देन पी टोटल से डिवाइड करोगे, पी टोटल तुम्हारा कितना आएगा, तो तुम निकाल लोगे 38, तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.589, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगता। देखो क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एक्स है उसका तुमको मास दिया है, वाई है इसका तुमको मास दिया है, उसका टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है 740 mm। पहले लिख दो तुमको क्या क्या दिया है, तुमको पी टोटल दिया है जो कि तुम्हारा कितना है 740 mm ऑफ एच जी, ठीक है। और तुमको बताना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स बताना है एच जी में। अब तुमको पार्शियल प्रेशर बताना है किसका, एक्स का। तो पार्शियल प्रेशर के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, या तो तुम्हारा पी टोटल फॉर्मूला तुमको पी ए नॉट और पी बी नॉट चाहिए होंगे, बढ़िया हो तो दिया नहीं है, मगर तुमको क्या दिया है, पी टोटल दिया है और तुमको तुम्हारा एक्स एन वाई दिया है। तो आराम से तुम मोल फ्रैक्शन से नहीं निकाल सकते हो, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मास तुम्हारा क्या है 0.6 है, ठीक है। और तुम्हारा इसका मोलर मास कितना दिया है 20, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.03, ठीक है। जो तुम्हारे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई कितने होंगे, तो तुम्हारा दिया है 45 डिवाइडेड बाई, तो तुम्हारा दिया हुआ 0.45 डिवाइडेड बाई 45, ये कितना आ जाएगा 0.01, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हारा एक्स कितना आ जाएगा 0.03 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल यानी 0.04, यानी कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। और तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव उन्होंने ये दिया था ना, आया था देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया था कि तुम्हारी ये जो मोल फ्रैक्शंस है, तुम्हारे मासेस है, ये तुम्हारे गैसियस फेज में है। क्यों नहीं मेंशन किया था, क्योंकि इन्होंने पी ए नॉट और पी बी नॉट तो दिया है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम निकाल तो पाओगे नहीं, तो जब इन्होंने पी ए पी बी नॉट दिया नहीं, यानी तुम पीटी वाले फॉर्मूले निकाल नहीं सकते हो कि पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, उनको जाना किस में पड़ेगा, गैसेस फेज में जाना पड़ेगा तभी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस कई बार देता है, तो तुमको खुद सोचना पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और तुमको पी टोटल पता है, इसका मतलब तुम किससे निकाल सकते हो, जो तुम्हारा गैसियस फेज वाला फॉर्मूला होता है, जो कि तुम्हारा क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो तुम्हारा पी ऑफ एक्स, ठीक है, उसने पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स पूछा, पी ऑफ एक्स क्या होगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो पी टोटल तुम्हारा कितना हुआ 740, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स हमने कितना निकाला है यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो तुम क्या करो, उससे करो, तो 4 से करोगे तुम्हारा कितना जाएगा, आई थिंक 185, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 5, और तुम्हारा 5 ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 555। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द 8.5 ग्राम ऑफ CH2Cl2 11.95 ग्राम ऑफ CHCl3, ठीक है। और बोला कि वेपर प्रेशर of this and this at this Kelvin is 450 and 200 mmHg, ठीक है। इसका मतलब क्या कि तुम्हारी वेपर प्रेशर इसके दिया, यानी कि तुम्हारा क्या दिया है, इनके प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था वो दिया, यानी तुमको पी ए नॉट ए पी बी नॉट, यानी तुमको CH Cl2 का प्योर का पता है, इसका भी प्योर का पता है, इनके मासेस पता है, ठीक है। तुमको बताना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH Cl3 इन द वेपर फॉर्म, ठीक है। तो वेपर फॉर्म पहले सोचो कि हमको निकालना क्या, पहले वो लिख लेते हैं। तो हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH Cl3, ठीक है। क्योंकि वेपर फॉर्म में निकालना है तो हम उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई ऑफ CH3 निकालना है।
हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है पी टोटल इधर रखेंगे और यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा उनको, पी ऑफ CH Cl3 है तो यहाँ पे CH Cl3 लेना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जिसका निकालते हैं उसी का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे तुमको क्या निकालना पड़ेगा, पी टोटल। अब पी टोटल फॉर्मूला क्या होता है, पी टोटल होगा तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH Cl3 इन द प्योर फॉर्म इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और प्लस तुम्हारा दूसरा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इन द प्योर फॉर्म प्लस उसका मोल फ्रैक्शन। तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी एक्स ऑफ CH2Cl2। देखो तुमको मासेस दिए हैं, ठीक है, और तुमको क्लोरीन का देखो मास दिया, मोलर मास दिया हुआ 35.5। देखो मैं कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम देखो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि हाँ भाई ये तो बहुत गंदा दे दिया, ये मास मोलर मास डालना, हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे। तो तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 0.5 आ जाएगा, और तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH Cl3 ये भी कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH Cl2 जो तुम्हारे प्लेटफॉर्म में कितना दिया हुआ है, CH Cl3 का कितना दिया है तुम्हारा, 200 दिया है, तो यहाँ पे 200 डालोगे और यहाँ पे तुम डालोगे कितना, 415, ठीक है। 415 इंटू 0.5 और प्लस 200 इंटू 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 307.5, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी टोटल तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूले में डालोगे अपने ये सारे फॉर्मूले में, तो पी टोटल तुम्हारा कितना है 307.5। तो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CL3 कितना है, वो तुम्हारा है 200 इंटू 0.5, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा, ये क्या होगा, प्योर वाला, ठीक है, नॉट वाला इंटू एक्स वाला, ठीक है। तो तुम्हारा ये वाला टर्म आ जाएगा एक टाइप से, ये वाला टर्म आएगा यहाँ पे, तो यानी 0.5 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 307.5, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 307.5। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर इसको मिल जाएगा 0.325, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसका वेपर प्रेशर दिया है, यानी तुम्हारा क्या दिया है, प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, ठीक है। वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा प्योर फॉर्म में, यानी तुम्हारा तुम पहले लिख लो कि PW0 क्या है तुम्हारा 17.5 mm ऑफ Hg, जो जो पहले क्वेश्चन में दिया लिख लो। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तुमने ऐड किया है, ठीक है, कितने ग्राम वाटर में, इतने ग्राम वाटर में। तो बोल रहा है कि वेपर प्रेशर बताओ जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। देखो 18 ग्राम ग्लूकोज तुमको पता है, और ग्लूकोज का तुमको फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ पे इसने कुछ भी मोलर मास नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2008 का बहुत पहले दिया है, ठीक है, आजकल के क्वेश्चन में दिया होता है। तो तुम ग्लूकोज का 100, ये तुम्हारा 18 ही होगा, तुमको पता है ग्लूकोज का मैं तुमको पहले लिखा था कि 180 याद कर लेना, ठीक है। तो ग्लूकोज बाकी निकाला तो यहाँ पे फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला तो उसने दे दिया ना तुमको, मासेस तो 20 तक याद ही होनी चाहिए। वैल्यू डालो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 18/180, यानी कितना आ जाएगा 0.1, ठीक है। यदि तुम्हारा वाटर है तो ये 178.2 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 9 पॉइंट। देखो ये तुम्हारा फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जहाँ जैसे तुम्हारा ऊपर था क्या था कि हम क्या कर देते हैं कि ग्लूकोज के पार्शियल प्रेशर को कर देते हैं नेगलेक्ट, कर देते हैं क्या, इग्नोर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तुमको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, तुमको प्योर का सिर्फ वाटर का दिया है, ग्लूकोज का तो प्योर फॉर्म का दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज का प्योर फॉर्म का दिया नहीं तो पी टोटल से तुम निकाल नहीं पाओगे, पी टोटल में तुम्हारे दो वेरिएबल बन जाएंगे, क्योंकि पी टोटल तुम्हारा तुमको नहीं पता होगा ना, तुमको पी ऑफ ग्लूकोज पता है इन द प्योर फॉर्म। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, तो ग्लूकोज का तुम क्या कर दोगे, इग्नोर। वैसे भी तुमको पता चल रहा है इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। तो देखो यहाँ पे फिर से नहीं लिखा है कि ग्लूकोज का नॉन वोलेटाइल, और तुमको पता होना चाहिए ग्लूकोज क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, उसके उसको यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वरना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको कर दो इग्नोर, तो तुम्हारा तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि तुम्हारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, PW0 इंटू एक्स ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो PW0 तुमको कितना दिया हुआ है 17.5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा तुम्हारा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 9.88, तो डिवाइडेड बाई 9.98, ठीक है। इसको दिस प्लस दिस, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा, ये तुम्हारा इसका ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जहां पे तुम्हारा क्या होगा कि दो वेरिएबल है पी टोटल वाले, तो तुम निकाल नहीं सकते हो, इसका मतलब तुम क्या कर लोगे, जो सॉल्यूट है उसको मान क्या मान लोगे, नॉन मेटल, यानी उसका क्या होगा वेपर प्रेशर में उस वाले कंपोनेंट का, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ जो सॉल्वेंट है वाटर है उसका कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, और भी एक डायरेक्ट तरीका होता है, तो ये तो मतलब सिंपल होता ही है, ऐसे भी कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं रिलेटिव लेवलिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एट रूम टेम्परेचर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.60 of urea in the 360 gram of water. If the vapor pressure of the pure water at this temperature is 35 mHg, then the lowering of vapor pressure will be। तो कोई इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, या तो इससे हम बेसिक से इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यूरिया है तो यूरिया का तुम्हारा मोलर मास तुमको दिया हुआ है कितना, 60 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, देखो 0.60 डिवाइडेड बाई मोलर मास 60, तो कितना हो गया तुम्हारा 0.1, ठीक है। मोल ऑफ यूरिया आ गए। वाटर का मोल कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 18, ठीक है। मोल कितने होगा 20। तो फिर से भाई देखो तो वेपर प्रेशर क्या है, वाटर का कितना दिया हुआ है 35 ऑफ Hg दिया हुआ है, ठीक है। किसका है ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉट है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे यूरिया है, तो मैंने ये तुमको आगे जब कराएंगे ना तुमको बता रखा है कि यूरिया हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनको इनके वेपर प्रेशर को क्या कर देते हैं हम, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो फिर देखो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है कि तुम पी टोटल भी तुम्हारा मिसिंग है, दूसरे वाले का तुमको पता भी नहीं है कि उसका तुम्हारा प्योर फॉर्म में क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, तुम क्या कर दोगे, तुम सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे टोटल वाटर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर वाटर की वजह से होगा, सिर्फ वाटर की वजह से होगा। तो पी डब्ल्यू तुम निकाल लो, ठीक है। तो पी डब्ल्यू इक्वल टू पी डब्ल्यू नॉट यानी 35 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा, ऊपर होगा 20 डिवाइडेड बाई 20.01 यानी 20.1, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा। और तुमको पूछा लोअरिंग कितना होगा, यानी दिस तुम्हारा पी डब्ल्यू फाइनल हो जाएगा। और पहले कितना रहा होगा, पहले कितना होगा पी डब्ल्यू नॉट यानी दिस -35, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लोअरिंग, लोअरिंग मतलब कितना घट गया, ठीक है। यानी डेल्टा तुमको निकालना, तुमको क्या निकालना है, डेल्टा पी निकालना, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल निकालना है। तो पी फाइनल तुम्हारा क्या होगा, जो पी वाटर आएगा, और पी इनिशियल क्या होगा तुम्हारा पी डब्ल्यू नॉट, ठीक है, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना हम इससे वैसे करते नहीं है, बट इससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको क्या, तुम्हारा वही बात है कि तुमको क्या मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है उसमें तुम्हारा सॉल्यूट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तुमको कैसे सोचना है कि तुम्हारा ना पी टोटल दिया है, ना ही उसका तुम्हारा सॉल्यूट है उसका, ना ही तुम्हारा प्योर फॉर्म में दिया, तो हम उसको निकाल ही नहीं सकते, यानी क्वेश्चन तुम्हारा वही बनने वाला है। तो मोस्टली जो तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन में देगा, तुम्हारा यूरिया देगा या तो इथाइलिन ग्लाइकॉल देगा, तो नाफ्थलीन देगा, तो ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। या भी तुम्हारा क्या दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है सब चीजें। बाकी आगे इस क्वेश्चन को हम रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर से भी करेंगे, ठीक है। ये एक मेथड बेसिक से गए हैं, और उसमें क्या डायरेक्ट आंसर आ जाता है, उसमें हमको ये इतना, इसमें क्या कर थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी चीज आती है, पर तुमको मैंने बता दिया था कि तुमको पता होना चाहिए कि ये किसी और मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता किसी क्वेश्चन को करने का। तो एक्चुअली में वो मेथड भी जो होता है ना वेपर प्रेशर वाला, वो भी घुमा फिरा के यही मेथड होता है, बट उसमें हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं पहले ही, बस डायरेक्ट उसको यूज करना रहता है। यहाँ हम बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होती है, वहाँ पे हम ऐसा डिराइव करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए एंड बी आर दिस, यानी पी ए नॉट पता है और तुमको पी बी नॉट पता है, ठीक है। और हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो बोला सम ऑफ दियर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम। यानी अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तुम्हारा दिया है 0.5, तो मोल फ्रैक्शन ए बी कितना होगा 0.5 होगा, ठीक है। तो कभी भी वन माइनस वाले फॉर्मूले से मत करना, अगर तुमको मोल फ्रैक्शन दिया तो आराम से तुम दूसरे का मोल फ्रैक्शन तुम बता सकते हो, ठीक है। तो आगे बोल रहा है द वेपर प्रेशर द फाइनल सोल्यूशन, तुमको वेपर प्रेशर बताना है फाइनल सोल्यूशन का, फिर तुमको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन मतलब क्या है, पी टोटल बताना है। तो पी टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 400 इंटू 0.05 यानी कि हमारा 1/2, ठीक है। इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, तो 10 यानी 1/2, ठीक है। और तुम्हारा 600/2 यानी तुम्हारा ये कितना हो गया 200, और प्लस यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया 300, यानी तुम्हारा कितना हो गया 500, यानी तुम्हारा ये वाला आंसर हो सकता है, ये तो ये आंसर हो सकता है, यानी अभी हम कुछ भी बता नहीं सकते, ठीक है। और तुमको क्या बताना है कि तुम्हारा वेपर फेज में ए और बी की क्या कंपोजिशन होगी। तो जब भी बात करेंगे वेपर फेज में कंपोजिशन की, तो हम क्या यूज करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो क्या होता है कि जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर एंड इनटू वाई ऑफ ए, तो वाई ऑफ क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इन द गैसियस फेज, ठीक है। तो पी ए तुमको पता है कि पी ए तुम्हारा कितना होगा, तो ए तुम्हारा 400 है इंटू 0.5, ठीक है, इंटू पी टोटल यानी 500, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 200/500, ठीक है। कितना आ गया तुम्हारा 0.4, ठीक है। तो ए का 0.4 आ गया, तो दूसरे का कितना होगा 0.6, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा डी। फिर देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है, दो सब्सटेंस का ए एंड बी है अंडर द टोटल प्रेशर ऑफ 0.8 एटीएम, यानी तुमको पी टोटल पता है क्या है 0.8 एटीएम है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ में, विद एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। यानी एक गैसियस मिक्सचर है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, एक गैसियस मिक्सचर है, ये तुम्हारे यहाँ पे सोल्यूशन है, तो उसके साथ में ये गैसियस मिक्सचर क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ पे और इसका यहाँ पे पी टोटल क्या है 0.8 है। तो बोल रहा है अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ए इक्वल टू 0.5 इन द वेपर फेज, तो वेपर फेज में यानी वाई ऑफ ए दिया हुआ है, वाई ऑफ ए तुम्हारा कितना है 0.5,
एंड 0.2 इन द लिक्विड फेज, यानी तुम्हारा इसी का ए का तुम्हारा यानी लिक्विड फेज मतलब क्या, एक्स ऑफ ए, एक्स ऑफ ए तुमको कितना दिया हुआ है 0.2। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताओ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, तो प्योर लिक्विड ए का तुमको वेपर प्रेशर बताना है। अब सिंपल सी बात है, तुमको वाई ए पता है, पी टोटल पता है, तो तुम क्या निकाल सकते हो, पी ए निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको क्या पता है, पी ए इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। तो पी टोटल कितना है 0.8, ये कितना है 0.5, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.4 ATM। ठीक है, यूनिट वही रहेगी जो यहाँ पे थी, तो तुम्हारा पी ए आ गया 0.4 ATM। मगर हमको पी ए नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था पी ए नॉट। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, हमको क्या चाहिए, पी ए नॉट चाहिए, तो पी ए है, तो पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है, और एक्स ए तुमको क्या पता है 0.2 पता है, यानी पी ए तुम्हारा कितना है 0.4, पी ए नॉट तुमको पता करना है, और एक्स ए तुम्हारा कितना है 0.2, यानी पी ए नॉट तुमको यहाँ दिख रहा है साफ साफ, क्या हो जाएगा 2। आंसर क्या हो गया 2। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम चिन्ह से क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर तो अगला क्वेश्चन है कि x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ नियॉन। ठीक है, कोई x ग्राम हमको पता नहीं, एक्स ग्राम O2 क्या है, मिक्स किया गया उसको 200 ग्राम ऑफ नियॉन के साथ। बोला कि टोटल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ O2 एंड एनी सिलेंडर इज 25 बार, यानी पी टोटल तुमको पता है 25 बार है, तो पहले पी टोटल लिख लिया हमने, वहां पे उसका मास पता है कि हमको मोल चाहिए होता है, मोल फ्रैक्शन, इसलिए अभी मैंने नहीं लिखा है। फिर बोल रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 20 बार एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन तुमको पी ऑफ नियॉन पता है, जो कि तुम्हारा क्या है 20 बार है। ठीक है, और बोल रहा है कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब तुमको एक्स की वैल्यू बताना है, तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन पता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन पता है, तुमको पी टोटल पता है, और तुमको पता है कि यहाँ पे मिक्सचर में क्या क्या है, उनके मासेस पता है, और इनके मोलर मासेस भी देखो, नियॉन के मोलर मास ने दे रखा है, और O2 का भी मोलर मास ने दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैच क्या था कि देखो यहाँ पे तुम उस वाले फॉर्मूले को बिल्कुल मत गलती से लगा देना कि पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। क्यों, तो यहाँ पे क्या है, इसमें सिर्फ गैस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन तुम्हारा बोल सकते हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर का है। ठीक है भाई, यहाँ पे तुम्हारे PQ में पढ़ा हुआ था, मैंने अभी जब पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ का है, बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर का है। तो अभी हम पढ़ते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, दोनों गैसेस हैं, तो यहाँ पे लिक्विड कहीं है ही नहीं। ठीक है, लिक्विड कहीं है नहीं, तो हम सिर्फ सीधा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि तुम्हारा जो पी ऑफ नियॉन होगा, ठीक है, इक्वल्स टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तुमको पी ऑफ नियॉन भी पता है, पी टोटल भी पता है, ये तो दोनों को पता है। और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसका डालना पड़ेगा तुमको, नियॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे नियॉन है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 200, उसका मोलर मास क्या हो जाएगा 20, और डिवाइड बाई तुम्हारा ऑक्सीजन तुमको पता नहीं है। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा देखो, एक्स अपॉन O2 कितना होगा 32, और प्लस 200 अपॉन 20, तो ये तो क्या होगा 10 होगा, ये तो क्या होगा 10 होगा। ठीक है, यानी 10/x/32 प्लस 10, ये इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन होगा। तो पी टोटल होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो पी टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, यहाँ पे तुमको पी ऑफ नियॉन भी तुमको दिया हुआ कितना है 20। ठीक है, तो तुमको अच्छा है कि अभी हम x/32 को यहाँ पे एलसीएम से कुछ मतलब इसको मैं मान लेता हूँ अभी कि वैल्यू y है, और y तुम्हारा क्या है यहाँ पे x/32, मतलब अभी खोलो मत उसको। ठीक है, मोल वाला मान डालो ताकि तुमको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, सॉल्व करो तो क्या होगा तुम्हारा, ये 250 इक्वल्स टू 20y, तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस 200, यहाँ आ जाएगा 20y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 माइनस 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50, यानी y तुम्हारा कितना आ जाएगा 50/20, यानी कितना आ जाएगा 2.5, यानी तुम्हारा x/32 की वैल्यू कितनी आई है 2.5। तो जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन वाला, तो यहाँ पे ओपन करके मत डालना, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, बाद में अलग सॉल्व कर लेना, वरना तुम्हारी कैलकुलेशन क्या होती है बहुत गंदी आती है। तो तुम्हारा x क्या आ जाएगा 32 × 2.5, जो कि होता है कितना 80, तो 80 का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन एंड टोलुइन are nearly ideal solution. So at 20 degrees Celsius, the vapor pressure of the benzene is this and that of toluene this. ठीक है, यानी इनका वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर मतलब दिया है मतलब क्या कि इनका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दिया है। ठीक है, यानी तुमको पी ऑफ बी नॉट दिया है, और पी ऑफ टोलुएंट को बोल लेता हूँ मैं टी नॉट दिया हुआ है। ठीक है, और तुमको बताया कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन है द 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ द 78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 46 ग्राम ऑफ टोलिन। ठीक है, तुमको मतलब तुमको दे रखा है कि तुमको मास ऑफ टोलुइन दे रखा है और तुमको मास ऑफ
बेंजीन दे रखा है, तो बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। टॉलुइन क्या होता है, ये टॉलुइन होता है, ठीक है, CH3। क्या आ जाएगा, C7, और तुम्हारा आ जाएगा H538, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इनके मोलर मास निकाल सकते हो आराम से। तो बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 × 6 + 6 + 72 + 6 कितना आ गया, 78, ठीक है। और तुम इसका अगर मोलर मास निकालोगे कितना आ जाएगा, 84 + 8, ठीक है, 12 7 84 + 8 कितना आ जाएगा, 92। यहाँ पे मोल ऑफ बेंजीन कितने आ जाएंगे, 78 तुम्हारा मास भी है और तुम्हारा मोलर मास भी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, 1। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तुम्हारा टोलुइन कितना होगा, 46/92, यानी कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 0.5। यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स आ गया, इसका 1 मोल हो गया, इसका कितना हो गया, 1/2 मोल। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और तुमको सब कुछ पता है, तुम फॉर्मूला लगा दोगे, पी टोटल इक्वल टू पी ऑफ बेंजीन इंटू एक्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, पी बी नोट कर लेना, प्लस पी नोट ऑफ टोलुइन इंटू एक्स ऑफ टोलिन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन तो आप निकाल सकते हो, बार बार मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर ये जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक ओपन बीकर है, मगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा कि एक ओपन बीकर है वाटर का, जो कि इक्विलिब्रियम में है वाटर वेपर के साथ इन द सील्ड कंटेनर। बोला अगर तुम कुछ ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऐड कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, तुम्हारा पहले प्योर था, ठीक है, तुम्हारा पहले प्योर था, तो यहाँ पे उसके से कुछ वेपर प्रेशर बना। अब बोला तुम सॉल्यूट ऐड कर दोगे, तो ये तो जैसे तुम सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, तो ये तुमने तुमको पढ़ाया ही है कि हम सॉलिड डालते हैं इन द लिक्विड, तो वेपर प्रेशर क्या कर देता है, डिक्रीज कर जाता है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, तो रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल क्या लीव द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, मतलब किस रेट से वो वेपर प्रेशर लीव कर रहे हैं वो इंक्रीज करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीव द वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को लीव करके कहाँ आ रहे होंगे ये, वाटर में आ रहे होंगे। फिर बोला लीव द सोल्यूशन इंक्रीजेस, मतलब सोल्यूशन इसमें ज्यादा जाएंगे, नहीं ज्यादा जाएंगे, ये तो घटेगा ना वेपर प्रेशर, तो कम जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। तो लीव द वेपर डिक्रीजेस, बिल्कुल गलत बात है। तो जो वहां से जो वेपर पे जो लीव कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, वो और ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होना चाहेगा, कम होना चाहेगा, नहीं, ये भी गलत है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि तुम्हारा ये आंसर सही है कि लीव द सोल्यूशन डिक्रीजेस या फिर लीव्स द वेपर इंक्रीजेस, तो दोनों एक ही बात है, दोनों की बात है। बट तुम्हारा उसने क्या बोला है, हमने ग्लूकोज तुम्हारा इसमें ऐड किया है, तो पहले क्या होगा, तो क्या होगा तुम्हारा उस पर सोल्यूशन पे इफेक्ट नहीं आएगा उसे, तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, कम होना शुरू करेगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, यानी ए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। बाकी थोड़ा तो कंफ्यूजन था कि सी भी आंसर होता था, लीव द सोल्यूशन डिक्रीज, तो ये बात सही है कि यहाँ से जो कम निकलेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम करने का, तो वहां निकलने के बाद नहीं की जा रही, यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन थे, तो हमारा ए आना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। फिर तो अगला क्वेश्चन है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए इज दिस, ठीक है, एंड दैट ऑफ प्योर बी का तुमको प्योर और प्योर बी का दिया है, बोला है द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉयल करता है 80 डिग्री सेल्सियस पे और 180 एनऑलवी प्रेशर पे, तो बताओ अमाउंट ऑफ ए क्या होगा इन द मिक्सचर, ठीक है। अब तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि ये बॉयल करता है 80 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे। अब तुमको अगर पता है, अगर नहीं पता तो भी आगे बताऊंगा कि बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग तब होती है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो तुम्हारा पी टोटल होगा ना यहाँ पे, इनडायरेक्टली उन्होंने बता रखा कि वो कितना है, 1 atm है, कितना है, 1 atm है। बट यहाँ पे ऊपर MMHg में है, तो 1 atm कितना होता है, 760 MMHg होता है, यानी उनको पी टोटल इनडायरेक्टली उन्होंने क्या रखा है, बता रखा है। और तुमको क्या पता है, पी ए नॉट पता है, तुमको पी बी नॉट पता है। अब तुमको बताना क्या है, अमाउंट ऑफ ए बताना है, ठीक है। तुमको मैंने बताया था कि जब तुम्हारा पी टोटल वाला फॉर्मूला होता है ना, पी टोटल इक्वल टू पी ऑफ 1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, इसका तुम तब यूज करोगे जब तुम्हारा कोई एक चीज दिया होगा, ठीक है। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम इसको बेसिस ले लेंगे हमको, ताकि उस फॉर्मूले से हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। हम क्या करेंगे, पी टोटल इक्वल टू P A नॉट XA प्लस P B नॉट XB, ठीक है। तो पी टोटल तुमको कितना दिया है, 760, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली निकालना था, यही इस क्वेश्चन की अच्छी बात है। ये 2008 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो 760 और पी ए नॉट कितना दिया, देखो ए का तुम्हारा दिया 520 और XA तुमको पता नहीं है। और पी बी नॉट तुमको कितना दिया हुआ है, देखो 1000, और XB तुमको पता नहीं है, बट तुमको XA चाहिए था, इसलिए XB को XA में कन्वर्ट कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1 - XA, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से सॉल्व करो, तो 760 इक्वल्स टू 520, और इसको तुम सॉल्व करोगे तो -1000
यहाँ से XA को ले लो कॉमन, प्लस ऑफ 1000, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 760, ठीक है। 1000 को इधर सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 1000 को इधर ले आओ तो तुम्हारा क्या अपॉन में इसको XA इधर बचा, इस वाले XA को यहाँ भेजोगे, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इधर भेज दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा 1000 माइनस 520, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 240 और नीचे तुम्हारा कितना हो जाएगा 480, ठीक है, जो कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 1/2। पूछा क्या था, अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर कितना होगा, कितना मोल परसेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ये तुम्हारा मतलब ए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, तो अगर तुमको एन ए का परसेंटेज बताना है तो क्या होगा, एन ए का परसेंटेज क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू 100। तुमको इसकी वैल्यू तो तुमको तो पता है 0.5, यही तो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन होता है। तो मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोल का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ये तो बताता है कि कितना पार्ट तुम्हारा ए है, कितना पार्ट तुम्हारा बी है, तो उसको मल्टीप्लाई करेगा हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ गया। तो अब देखो इस पार्ट का तुम्हारा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पार्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, 720 टॉर है, एंड नेट ऑफ मिथाइल बेंजीन कितना है, 20 टॉर है। यानी तुमको क्या दिए, वेपर प्रेशर दिए, यानी तुम्हारे क्या देंगे, प्योर फॉर्म में प्रेशर दिया, यानी PB0 तुम्हारा कितना है 70 टॉर है, ठीक है। और तुम्हारा मिथाइल यानी PM0 तुम्हारा कितना है 20 टॉर है, ठीक है। आगे क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज एट द 20 डिग्री सेल्सियस एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन इज। तो बोल रहे हैं कि तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बताना है, किसमें बताना है, इन वेपर फेज में बताना है तुमको। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज बताना है तुमको, YB बताना है, ठीक है। और बोला अगर इक्विमोलर मिक्सचर है किसका, बेंजीन और मिथाइल बेंजीन का, इक्विमोलर मिक्सचर है मतलब क्या, कि लिक्विड फेज में दोनों के इक्विमोलर होंगे, इक्विमोलर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो तुम कुछ भी मान लो, तो मान लो एक्स इसका है तो एक्स उसका भी होगा, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स यानी 2x, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। सिंपल सी बात, इक्विमुलर है यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा तुम्हारा, एक बेंजीन के लिए भी और मिथाइल बेंजीन के लिए भी, ठीक है। तुमको बताना क्या था, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तुमको पहले आप पी टोटल निकाल लो, तो पी टोटल कितना होगा 70 इंटू 0.5 प्लस 20 इंटू 0.5, ये 35, यहाँ पे 10 कितना हो गया 45। अब तुमको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन होगा वो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। यहाँ पे पीबी क्या होता है, PB0 इंटू XB हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। पीबी तो हम ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आ गया, इक्वल्स टू पी टोटल इंटू YB। इस तरह के हम कई भी को कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और मेन तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा जो सबसे अच्छी बात ये थी, मतलब थोड़ा डिफरेंट क्या था कि ये जो इक्विमोलर दिया है ना, इससे पता करना था कि दोनों नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सॉल्यूशन के, उसमें तुम्हारे मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो मेन तुम्हारा इस क्वेश्चन में यही क्या थी, खासियत थी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें डाला था पेपर में, ठीक है। तो तुम क्या कर दोगे, PB0 कितना है तुम्हारा 70 है, और XB कितना है 0.5 है, इधर कितना है 45 है, ये तुम्हारा YB है, ये कितना हो जाएगा 35/45, YB है, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा 5 7 35, 5 9 45, 7/9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.7777 ऐसे आएगा, ठीक है। और उसके बाद तुमको क्या करना है, इसको इंटू 10⁻⁻² में लाना है, ठीक है। देखो ये चीज बहुत ध्यान रखनी होती है जेई मेंस में, कि वहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखो इंटू 10⁻⁻² में लाना है, तब वहां जो इंटीजर आएगा तब बताना है। कहीं इसको तुम अप्रॉक्स करके वन आंसर इसका मत देना, यही गलती होती है। तो पता था तुमने पूरा सॉल्व कर लिया और लास्ट में जाके क्या करते हैं, उसको पेल लिया तुमने, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, पहले इसको 10⁻⁻² में लाना, तो 10⁻² में लगाओगे तो क्या होगा 77.77 इंटू 10⁻², ठीक है। अब दो कैसे पता करते हैं, तो इतना तो तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम उसको क्या कर सकते हो, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल से का तरीका होता है कि अगर इधर तुम शिफ्ट कर रहे हो तो जितने डिजिट शिफ्ट करो 10 की पावर उतना नेगेटिव में चढ़ाते जाओ, अगर इधर शिफ्ट कर रहे हो तो जितना भी तुम शिफ्ट कर रहे हो 10 की पावर पॉजिटिव में चढ़ाते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ गया अब, ठीक है। तो अब देखो इसका करना है हमको क्या, इंटीजर निकालना है। अब वो ध्यान से ध्यान रखना कि अपना तुम्हारे जो लॉ होते हैं तुम्हारे क्या राउंड ऑफ के, वो तुम्हारी गलती नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में। तो 7 अगर हटाओगे तो इसके जो ये तुम्हारा 7 क्या 5 से बड़ा है, तो इस वाले तुम्हारा नंबर को क्या करना पड़ेगा, एक से इंक्रीज कर देगा, यानी कितना हो जाएगा ये 78 इसका आंसर होगा। कहीं इसका आंसर तुम 77 ना कर देना, यही सब गलती होती है। तो छोटी छोटी सी बताते हम पूरा सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जाके हमने इसको गलत कर दिया, ठीक है। तो ये था सोल्यूशन का पार्ट 3। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, और मैंने ये सारे क्वेश्चन इसलिए इतने ज्यादा करा ताकि तुमको क्या हो, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है, तो तुम कल ये सीखोगे, इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। तो अभी तो मैंने जो 3 लेक्चर कराए हैं उनके तीनों के लेक्चर के नोट्स मैं तुमको
टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो एक तो मैं ऐसे नोट दूंगा जो तुमको मैंने पढ़ाने से पहले नोट्स बनाया था ना, तो उसकी पीडीएफ मैंने ले ली थी। तो विदाउट कुछ भी लिखा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, प्लेन होगा। तुम चाहोगे तो सारे क्वेश्चन फिर से जब चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और एक बार जो मैंने सॉल्व कर दिया तो इस फॉर्म में डाउनलोड करके वो दे दूंगा। और एक ऐसे दे दूंगा, जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्या करूंगा, सारे पेपर को हटा दूंगा, सिर्फ थ्योरी थ्योरी करके मैच करके वो भी तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा एक बार लेक्चर को पूरा देखा करो यार, और 2x 3x को मत देखा करो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी चीजें बताता हूँ। अगर तुम कोई भी चीज मिस कर जाओगे ना, तो तुमको वो एग्जाम में दिक्कत होगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो वीडियो तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर करो, ठीक है। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।